चलिए जी क्लास का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मेरा नाम सैयद बुरहान हसन है एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। पिछले 2 सालों से मैं कंपनी लॉ की टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी, कंपनी लॉ का टीचिंग का रीज़न क्या है? देखिए, कंपनी लॉ की टीचिंग का रीज़न ये है कि मुझे शुरू से जो है, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कंपनी लॉ क्यों, क्योंकि काफ़ी खुश सा सब्जेक्ट लगता है बच्चों को। तो इसका रीज़न ये है कि जी मुझे पढ़ने में भी मज़ा कंपनी लॉ को ही आता था। थ्योरी सब्जेक्ट मेरे शुरू से फेवरेट रहे हैं। जब भी जो है कंपनी लॉ की टीचिंग जो है मैंने जो है इसको ऑप्ट किया एज़ कम्पेयर टू, जैसे ज़्यादातर आप देखते हैं तो वो FAR 1 FAR 2 में जो है बच्चों को भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो मैंने जो है, मुझे शुरू से पसंद भी यही सब्जेक्ट था, तो मैंने जो है इसकी टीचिंग को भी ऑप्ट किया है। अरे जैसे आप लोगों को पता है, पहले ये एक सब्जेक्ट था, 2 सालों एक अटेम्प्ट पहले तक ये एक सब्जेक्ट था। अभी ये स्प्लिट हो गया है इनटू 2 पेपर। अच्छा, IKF की इसमें बड़ी सिंपल और स्ट्रेट स्ट्रेटजी है कि दोनों को बाइफरकेट करने का जो रीज़न है वो ये कि आपको तैयार किया जाए टूवर्ड्स ये जो आपका CFAP का पेपर है। इस जगह का पेपर आप लोगों ने देखा? जब आपने भी नहीं देखा, इस जगह पेपर इज अ क्लियर इंडिकेशन जो वो आपको CFAP 1 के लिए तैयार कर रहा है। CFAP 1 के लिए क्या तैयार कर रहा है? CFAP 1 में जो आप लोगों का ओपन बुक पेपर है उसके लिए आप लोगों को तैयार कर रहा है। अब अगर आप पीछे चले जाएं, थोड़ा 4-5 साल पीछे चले जाएं, हम पेपर दिया करते थे तो बिल्कुल स्ट्रेट से पेपर सा आ जाता था। मॉड्यूल D का ये आसान तरीन सब्जेक्ट हुआ करता था जो ये बच्चा बड़े आराम से इसको निकाल लेता था। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने इसको जो है काफ़ी स्ट्रेंथन कर दिया है और इन टाइम्स टू कम ये आगे भी इसी तरह ये मुश्किल पेपर ही रहेगा। अच्छा, 2-3 बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। जैसा अगर मैं आप लोगों से पूछूं रीजंस फॉर फेलियर, इस पेपर में सबसे ज़्यादा जो रीजंस फॉर फेलियर हैं वो क्या है? कोई आप दोनों में से कोई बताएं। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्राफ्टिंग। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्राफ्टिंग। आप सर इसमें याद करने की चीज़ें, याद करने की तो ऑडिट में भी बहुत है, याद करने की तो टैक्स में भी बहुत है, MFA में भी बहुत है। बोरिंग लगा था। बोरिंग लगा था आपको? ये क्लासेस भी आप नहीं, आपको बोरिंग लगा था, तो पसंद नहीं आया ये सब्जेक्ट आपको? इकोनॉमिक्स पसंद आया? वो भी नहीं आया। चले, वो तो मुझे भी नहीं आया था। देखिए, ये आपने जो रीज़न आइडेंटिफाई किया ना, ये हर बंदा ये चीज़ कहता है कि यार लॉ में ड्राफ्टिंग का इशू है। लेकिन ड्राफ्टिंग का इशू, ये इशू बनता क्यों है? ड्राफ्टिंग के इशू को मैं हमेशा नंबर 2 पे लिखता हूँ। ड्राफ्टिंग के इशू को मैं नंबर 2 पे लिखता हूँ। यार मैं ये मान नहीं सकता, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने O लेवल्स किया हुआ, आप 13 या 12 साल पढ़ के आए, एक लाइन नहीं लिख सकते। मैं इस चीज़ को अग्री नहीं करता। मसला कहाँ आता है मेरे हिसाब से? जो सबसे बड़ा इशू है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ का। आप लोग देखें, वो ट्रेंड खत्म हो गया। मैं जिस तरह मैंने बताया कि आप 3-4 साल पहले चले जाएं तो ये आसान तरीन सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो ट्रेंड इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ इज़ द कोर रीज़न जिसकी वजह से आप लोग फेल होते हैं। आप लोग समझते हैं कि हम किताब खोलेंगे, हम आखिरी के 1 महीने में इसको रट लेंगे, रट के चले जाएंगे और पेपर में जाके हम परफॉर्म कर देंगे। ये आप लोगों की कंसिडरिंग जो अब जो सिचुएशन है पिछले 1.5-2 सालों से, ये एक आप लोगों का मिसकंसेप्शन है। ये नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाएंगे किताब रट के और आप जाके परफॉर्म कर जाएंगे। मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ। बच्चा जो सामने जब आके बैठता है तो जब वो हमारे साथ पढ़ता है या पास पेपर वगैरह करता है तो ज़ाहिर इनिशियली जो है उसकी वो जो फंसता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, सेशन अगर 4 से 5 महीने का है, 2-3 महीने के बाद वो इतना पक्का हो जाता है कि वो पास पेपर्स को करना शुरू हो जाता है। इस दफ़ा जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, अच्छा एक और अभी नया रीज़न फॉर फेलियर क्या है? नया रीजन फॉर फेलियर क्या है आपका? एब्सेंस इन क्लासेस। कि हम रिकॉर्डिंग ले लेंगे, हम लाइव आ जाएंगे, सही है। ये पिछले 1.5-2 सालों में जहां आप लोगों को एक एज मिला है, वहीं आप लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो एक बर्बादी का सबब भी ये बना है। ये जो आप लोगों के पास जो ये लाइव और ये सारी चीज़ें आई हैं, बच्चा आके सामने बैठता है, जब वो ट्रैवल करके आता है तो उसको इतना होता है कि यार मुझे फोकस करके 1.5 घंटे की क्लास लेनी है। ऑनलाइन लाइव जो है ये आप लोगों के लिए जब थोड़ा सा फीजिबल है, जब क्लैशेस हैं, मिसाल के तौर पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या आप जो है कह रहे हैं यार ये 2 क्लासों में आपस में क्लैश आ रहा है, या मेरी इसकी तैयारी अच्छी नहीं है, मुझे इसको कर लेनी है, फिर चले आप जो है लाइव की तरफ चले जाएँ, रिकॉर्डिंग की तरफ चले जाएँ, घर पर जाके बैठ के आराम से ले लें। लेकिन आप जो है जब ये पूरे जो जमा कर लेते हैं, फिर वो एंड में जब वो बम फटता है तो फिर आप लोगों के लिए जो है ये एक मुसीबत और मुश्किल बन जाती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ
यार ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी नहीं है जो आप सुबह से लेकर शाम तक देख लेंगे। यहाँ अगर आपने रिकॉर्डिंग जमा कर ली तो बहुत से बहुत 1 या 2 रिकॉर्डिंग आप एक दिन में देख सकते हैं, इसके बाद आपका जहन जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग इशू देखिए आते क्यों हैं? अंडरस्टैंडिंग इशू जब आते हैं जब आपको लॉ पढ़ना में मसला होता है। देखिए 2 तरीके होते हैं टीचिंग के, एक तो ये कि मैं आपको लॉ पढ़ा के चले जाऊं, एक तो ये तरीका है कि आपको लॉ जो है पढ़ाया जाए, एक तरीका ये है कि आपको लॉ पढ़ना सिखाया जाए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, सही है। लॉ पढ़ा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ना सीखेंगे तो आप जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये बेसिक इशू है। जो बेसिक इशू जो आप लोगों को मैंने बताया, इसका जो मेजर रीज़न है वो ये कि आप लोगों को लॉ की इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा मसला होता है। अभी जैसे मैंने, अगर मैं पिछले बैच की बात बताऊँ, पिछले बैच में जो है मैंने जब मॉक का चेक किया पेपर, मॉक जो है पेपर से 1 घंटे 1 महीने पहले होता है। बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले 3 नंबर के सवाल में हेडिंग डाल रहा है सिनारियो की, फिर डाल रहा है लॉ की, फिर डाल रहा है कंक्लूजन की। इस तरह जब आप 2-2, 3-3 नंबर के पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कैसे ही आपका पेपर 1 घंटे जो है आपका 3 घंटे में कैसे ही पेपर कंप्लीट होगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप जो है सवाल को उसकी औकात के हिसाब से आप आंसर करेंगे। अब 2-2, 3-3 नंबर के सवाल में अगर आप इस तरह की, ये क्या है, ये तो आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जो है आप लोगों के ये रूट कॉजेज बन जाते हैं। मैं कुछ बोलूं बात करूं? बोले बात करें। मुझे 1 मिनट माइक देते हैं। मगरिब हो गई क्या? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। हसन खरानी हियर, क्वालिफाइड सीए, और जो है एक पोर्शन लॉ का मैं भी पढ़ा रहा हूँ। सर बुरहान माशाल्लाह जो कि बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ माशाल्लाह पढ़ाए जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। बिजनेस लॉ तो सर मेरे ख्याल में आप काफ़ी टाइम से माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं ना, दोनों काफ़ी टाइम से। जब पहले तो एक कंबाइंड पेपर था तो सर माशाल्लाह पढ़ाते हैं। सर की एक बुक भी अवेलेबल है जिसमें बड़ी अच्छी समरीज वगैरह भी हैं। मैं कुछ बच्चों की जो है ख्वाहिश पे और जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक पोर्शन मैं शेयर करूँगा कंपनी लॉ का, और तकरीबन 15 से 20% तक का। इसके साथ साथ एक सर शहरियार हैं। एक चीज़ देखें, केनेस में जो एक चीज़ का ख्याल रखा है ना हमने कंपनी लॉ में, वो ये रखा है कि सर कंपनी लॉ पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइड सीएज हैं। अब जब क्वालिफाइड सीए एक पेपर पढ़ा रहा होता है तो सर उसको पता है कि आईकेप कैसे टेस्ट करेगा, क्या करेगा। पिछली दफ़ा का पेपर नॉर्मल बच्चे के लिए बड़ा मसला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह केनेस के स्टूडेंट ने निकाला, क्योंकि सर क्वालिफाइड जब सीए पढ़ाता है तो उसको आईकेप का मिजाज पता है कि आईकेप क्या कर रहा है, कैसे लेकर आ रहा है, किस तरीके से लेकर आ रहा है। यूजुअली सर ये वो पेपर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यार निगलेक्टेड के चीज़ें वगैरह याद कर लें। सर बुरहान माशाल्लाह हैं, और सर बुरहान जो ये बातें कर रहे हैं कि आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग, ड्राफ्टिंग और किस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को जो है लेकर चलना है। बस आपका एक काम है कि आपने क्लासेस में रेगुलर आना है। बाकी सर बुरहान जो है इंशाल्लाह और सर शहरियार और मैं हम कोशिश करेंगे कि आपका ये पेपर बहुत ज़्यादा आराम से निकल जाए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह ये पेपर है ऐसा, इसकी नेचर ऐसी है कि आप लोग इसको इंशाल्लाह निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से पहले मैं कहा करता था कि यार टेक्स्ट का पेपर शायद सबसे ज़्यादा जो है ईजी है। अब शायद टेक्स्ट को कैफ लेवल पे साथ देने टेक्स्ट का आ चुका है कंपनी लॉ भी, जो कि अगर आप एक दफ़ा सीख गए ना कि इसको पढ़ना कैसा है तो इंशाल्लाह आप निकाल देंगे। सर बुरहान माशाल्लाह उसमें एक्सपर्ट हैं, तो मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इस पेपर में जल्द ही। सर बुरहान शुरू की कुछ क्लासें आपको लेकर चलेंगे और फिर इंशाल्लाह मेरी भी, और सर शहरियार जिनसे बहुत सारे बच्चों ने पहले बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है वो भी इसमें आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। सही है, थैंक यू। ये दोनों को मिल गया। देखिए ये हमारा जो है कंपनी लॉ का अगर हम कोर्स को देखें तो ये जो है हमारा चैप्टर टाइटल सबसे पहले आप लोगों के पास आया होगा। चैप्टर टाइटल सबसे पहले आप लोगों के पास आया होगा। ये हमारी कोर्स की पूरी बाइफर्केशन है। तो ये पूरी किताब की फॉर्म में अलॉन्ग विद 5 years पास पेपर ये बनी हुई बिल्कुल तैयार है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को एज द कोर्स गोज ऑन आप लोगों को मिल जाएगी।
सबसे पहले चैप्टर देखें, इसके अंदर कंपनी है जो कि इंशाल्लाह आज ही नमाज के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर क्या बेसिक्स जाएंगी, इसके अंदर जो है डेफिनेशंस होंगी, इसके बाद आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कोर सब्जेक्ट जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो ये बात जानते हैं। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, इसके अंदर की ऑल्ट्रेशन, कितना सिग्निफिकेंट चैप्टर है। ये चैप्टर को मैं कहता हूँ रीढ़ की हड्डी है लॉ का। क्यों? क्योंकि यहाँ ही अगर आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी बना ली तो ये आगे का सारे लिंकेजेस हैं। देखिए कंपनी बन गई, फिर वो आगे की चीजें बताता है आपने करना क्या क्या। आपने मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग का चैप्टर आ गया। आपने डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर का चैप्टर आ गया। आपने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना है, ये उसका जो चैप्टर आ गया। अगर कोई आप लोन वगैरह लेते हैं, कोई मॉर्गेज चार्ज करवाते हैं, उसका चैप्टर आ गया। तो ये कोई शेयर कैपिटल जो है आपका जो इशू कर रहे हैं उसका चैप्टर आ गया। कोई आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कर रहे हैं उसका चैप्टर आ गया। हर कंपनी डिविडेंड देती है, कमाती है तो उसको बांटती है, बांटती किस फॉर्म में है? डिविडेंड के फॉर्म में है। सही है, वो चैप्टर आ गया आपका। सही है, अकाउंट्स आपने बनाने हैं। अकाउंट बनाते क्यों है भाई? क्यों बनाते? ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस किया जा सके। तो ये अकाउंट्स का चैप्टर आ गया। किस कंपनी को अकाउंट्स बनाने हैं, किस कंपनी को अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, कौन इसको साइन करेगा, कौन नहीं कर सकता, अकाउंट्स के अंदर क्या आना चाहिए, अकाउंट्स और रिपोर्ट में क्या फर्क होता है, क्या चीज़ में अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो वो एनुअल रिपोर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। फिर आखिर में जो है ये जो है लास्ट टाइम की इंक्लूजन है, ये वाइंडिंग अप जो आप लोगों के डाला गया है, ये पूरा कॉम्प्रहेंसिवली पूरा CFAB में कवर है। ये पूरे एक कोर्स के बराबर एक वाइंडिंग अप है, लेकिन इसमें जो है पूरा छोटा सा जो कुछ जो है सेक्शन जो है इसके अंदर डाले गए हैं वाइंडिंग अप के अंदर। वाइंडिंग अप पूरा नहीं है, वाइंडिंग अप पूरा नहीं है। वाइंडिंग अप जो है नहीं, वाइंडिंग अप मतलब ओवरऑल लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों के पास पूरा नहीं है। लॉ में तो इसके 100+ सेक्शंस हैं। ये 380-90 से स्टार्ट होता है और ये 500 तक जा रहा है। 100+ सेक्शंस हैं इसके। लेकिन आप लोगों के पास जो है इसमें कुछ ही और बड़ा ही आसान ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशंस वगैरह वाले सेक्शन है वो इन लोगों ने नहीं डाले हैं। और इस दफ़ा भी इसी से बड़ा आसान सवाल आया है। आप लोगों ने देखें करना क्या है, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले 2 से 3 चैप्टर में आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। देखिए 2 चीज़ों में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा जब आप पढ़ेंगे। एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि मैं लॉ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ना सिखाऊंगा, ये नीड ऑफ द टाइम है। अगर आप 3-4 साल पहले चले जाएं, जरूरत नहीं थी इसकी। आप पढ़ते थे, जाते थे, 60 से 70 नंबर एक आसान से सवालात आ जाते थे, बच्चा पास होके निकल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये पिछले 2 साल के पेपर इस बात का प्रूफ है, इस बात की गवाही देते हैं कि आप पेपर इतना सिंपल नहीं है और ना ही ये आगे सिंपल रहेगा। या मेरे वर्ड्स को मार्क कर लें अपने पास कि ये पेपर आगे जाके भी सिंपल स्ट्रेट नहीं रहेगा। क्यों? अगर उसने यहाँ आपको आसान नहीं कर दी तो यहाँ आप फंस जाएंगे, और यहाँ आप फंसेंगे तो आप प्रोफेशन में फंस जाएंगे। यहाँ फंसने का मतलब आप प्रोफेशन में फंस जाएंगे। जाहिर सी बात, अगर मैं आपको बताऊं, अगर CA जो कि आपका CFAB है, CFAB का सबसे ज़्यादा रुकने वाला पेपर ये CFAB 1 है। क्योंकि बच्चा इसमें तो ज़्यादा बोरियत इख्तियार करता है, समझते हैं पढ़ लूँगा, बाकी के पेपर निकलते रहते हैं। जब इसकी बारी आती है तो वो आगे फंस जाता है। जब ओपन बुक हुआ तो पहली अटेम्प्ट में जिसे कहते हैं बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है, इसको सॉल्व किस तरह ओपन बुक को करना है। ओपन बुक और ज़्यादा मुश्किल होता है। ओपन बुक में ज़्यादा वो कोई रट्टे नहीं पूछेगा, आपसे चीज़ों की एप्लीकेशन करवाएगा। जब भी वो आपको यहाँ पे भी एप्लीकेशन पे ला रहा है। देखिए MSA वो लाया, देखिए ICAP की लॉजिक और मेथोडोलॉजी को समझें। जब वो MSA लाया, तीन सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया, तो उसने यहाँ पे ओपन बुक कर दिए पेपर। आपका FAFR तो पहले ही ओपन बुक था, ऑडिट भी ओपन बुक था, BFD भी ओपन बुक था, उसने टैक्स को भी ओपन बुक कर दिया। लोग पहले जब हमारे टाइम पे जब बातें हो रही थी तो हम सोचते थे टैक्स ओपन बुक कैसे हो सकता है यार, 30-40 नंबर तो स्ट्रेट पूछता है, कैसे पूछेगा, कैसे करेगा। उसने ओपन बुक करके दिखाया। जब वो सक्सेसफुल रहा तो उसने CFAB 1 जो कि आपका कॉर्पोरेट लॉ है उसको भी उसने ओपन बुक करके दिखाया। ये जो एक पेपर रह गया ये भी ओपन बुक हो जाएगा। ये क्यों? ये देखिए ये पूरी सीढ़ी चढ़वा रहा है वो आप लोगों को, क्या फिर आप लोगों को CFAB की सीढ़ी चढ़वा रहा है, फिर आप लोगों को MSA की सीढ़ी चढ़वा रहा है। यहाँ अगर हलवा दे देगा यहाँ फंस जाओगे। यहाँ भी अगर निकाल देगा, अगर सही तैयार करके नहीं भेजेगा तो यहाँ तो कबाड़ा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल बात। हमारे टाइम तक ये पेपर शुरू से ICAW में मौजूद थे। हमारा बच्चा जब CA करता था आज से 3-4 साल पहले, तो उसको ये 2 पेपर ICAW के देने होते थे, जो कि MSA की कैटेगरी के ही थे। नाम मुझे नहीं पता लेकिन थे वो यही, निचोड़ थे।
सही है, 3 सब्जेक्ट को मिला के 1 सब्जेक्ट, आप यकीन करें बच्चों का पास ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह की तैयारी कभी की ही नहीं होती थी, और पाकिस्तान कराची में क्लासेस भी नहीं होती थी। बच्चा समझता था चलो यार बाहर जाना है मुझे, ICW कर लेता हूँ, सारे पेपर तो एग्जाम में सिर्फ 2 ही देने, वो 2 निकलते ही नहीं थे। मेरी फॉर्म में 3 से 4 लड़कों को मैं जानता था जिन्होंने ICW के अटेम्प्ट दे के थक गए। क्यों? क्योंकि उनके उस वक्त ये चीज़ ही नहीं थी हमारे पास, MSA नाम ही चीज़ ही नहीं थी। फिर इन्होंने इन ऑर्डर टू मीट द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस फॉर CA एजुकेशन, इन्होंने जो है इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करा और पूरा जो है इन्होंने नक्शा बदल दिया इसका। CFAB और CA ये जो MSA ये 2017 के अंदर ये लेकर आ गए थे। आपने क्वालिफाई? मैंने क्वालिफाई किया जनवरी 2020 में मैंने क्वालिफाई किया, मतलब रिजल्ट आया था, और विंटर 2019 की मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी। तो ये जो है ये सीढ़ी आप लोगों को चढ़वाया जा रहा है। इन सीढ़ी यहाँ पे जब आप लोगों की मैं बात करूँ तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जब आप लोग क्लासेस स्किप करते हैं, चलें जो बच्चे फिजिकल नहीं आ सकते, अगर ऑनलाइन है तो लाइव कम से कम आके ज़रूर बैठें। लेकिन जब आप सामने होते हैं ना, इवन ऑन स्क्रीन ऑल्सो, तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है वो अटेंड हो जाती है। वरना देखिए क्या होता है, आप समझते हैं जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। सबसे बड़ी जो है, देखिए लॉ में बच्चा थोड़ा भागता भी है पढ़ाई से, और उसका नुकसान फिर उसको होता है कि वो जो है इस पेपर में रुक जाता है। इस दफ़ा का पेपर ठीक ठाक मुश्किल आया है, मैं कह रहा हूँ कि लेस देन 20% रिजल्ट होगा इस दफ़ा के पेपर में। अगर आप पिछली 3 अटेम्प्ट उठा के देख लें तो 30+ जो है ग्रेटर देन 30% रिजल्ट था। पिछले तीनों अटेम्प्टों का ग्रेटर देन 30% था। इस दफ़ा आप देखिएगा 20% से नीचे का रिजल्ट आएगा। मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो है इस दफ़ा इन्होंने ठीक ठाक करके बच्चों को जो है टफ टाइम दिया, और ये आगे भी देगा। पिछले अटेम्प्ट में MCQ ज़्यादा होता था, 30 MCQs होते थे, अब इन्होंने 15 कर दिए। 15 कर दिए, स्टैंडर्ड सब पेपर्स में इन्होंने 15 कर दिए। लेकिन MCQs भी देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आप मैं किसी दिन कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं लाके भी दिखाऊंगा। जो MCQs हमारे टाइम पे आते थे, हमारे टाइम पे भी 15 MCQs हर पेपर में आते थे। वो MCQs 1-1, 1.5 लाइनर होते थे। ये MCQs तो आपको पढ़ने में ही 30 से 40 सेकंड लगते हैं। 4 लाइनों का एक MCQ, ये कोई हल्के MCQs थोड़ी हैं, ये कोई हल्के MCQs नहीं है, ये आसान MCQs नहीं है। अच्छा, अब MCQs का आपने जिक्र छेड़ा तो मैं आपको बताऊं। बच्चा पूछता है सर वो MCQs करने, सर MCQs की प्रैक्टिस। मैं कहता हूँ यार तुमने लॉ की अंडरस्टैंडिंग कर ली, तुम्हें MCQs की क्या जरूरत है? MCQs की अलग से कोई तैयारी, कोई बुक नहीं होती। कोई बुक दे भी रहा है, कोई तुम्हें करवा भी रहा है, तो तुम्हारा टाइम ज़ाया कर रहा है, तुम अपना खुद टाइम ज़ाया कर रहे हो। MCQs की कोई तैयारी नहीं होती। जब लॉ पढ़ोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारे MCQs हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे MCQs यार? जब आपकी ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो क्यों नहीं होंगे? आपको लॉ पता है, पढ़ के गए, याद करके गए, क्यों नहीं होगा? अब आते हैं याद करने पे, पढ़ने पे। लेकिन 2 चीज़ें, एक तो बच्चा कहता है कि सर तो रट लें, सही है, रोट लर्निंग जिसे कहते हैं आप, सही है। एक है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने। देखें, आपको मेमोराइज करके तो जाना पड़ेगा, जहन में होगा तो उतारोगे ना उसको पेपर में, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है आप याद क्या करने। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 1 है, आपने पढ़ना शुरू किया, मैं आप लोगों को ये दिया, मैंने ये नहीं दिया, ये चैप्टर नंबर 1 है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, देखिए अब ये चैप्टर नंबर 1 है, आपको मैंने पूरा चैप्टर मिसाल के तौर पर पढ़ा दिया। आप घर में गए, इधर देखिए बेटा, आप घर में गए, आप लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, उठाया पहले चैप्टर, पहली हेडिंग उठाई, याद करना शुरू, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा याद कर लिया। गलत अप्रोच। सबसे पहले आप इस हैंड आउट को, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे जैसे किसी नॉवेल या रिसाले को पढ़ रहे हैं। वो रीडिंग जो है आपकी जो है कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगी। जब आप अखबार पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को बुक रीडिंग का शौक हो तो आप किस लिए पढ़ते हैं? उसको समझने के लिए पढ़ते हैं, उसको याद करने के लिए नहीं पढ़ते किसी भी किताब या न्यूज़पेपर को। जिन बच्चों की न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होगी वो सुबह न्यूज़पेपर उठाते हैं, रटना थोड़ी शुरू कर देते हैं, जंग अखबार को या डॉन को। आप उसको पढ़ते हैं तो आप इसको इसी तरह पढ़ेंगे 15 से 20 मिनट, जिस तरह आप किसी अखबार या रिसाले को या नॉवेल को या किसी किताब को पढ़ रहे हैं। ये इससे क्या होगा? इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप पास पेपर्स करेंगे। मैंने कहा ना, जो 2-3 चीज़ें जो मैं मुख्तलिफ तरीके से करवाता हूँ बच्चों को, वो क्या है? आप पास पेपर्स करेंगे। आप लोग किस तरह पास पेपर करते हैं? आप लोगों ने चैप्टर याद किया, दिल को सुकून मिल गया, पास पेपर कर ली। नहीं, गलत अप्रोच। आपने पास पेपर को पढ़ा, आपने जाके इसका सलूशन सामने ढूंढा।
इसी चैप्टर में आपने इसका सोल्यूशन ढूंढना है। अभी लिखना सीखना है, याद तो कर लोगे। फिर 13 साल तो याद ही तो करके आए हो। तुमने मैट्रिक इंटर तक क्या किया, याद ही तो किए। ओ लेवल से क्या किया, समझा और याद किया। इंटरमीडिएट वाले तो याद ही करते हैं ना सिर्फ। इंटरमीडिएट की आप लोग या किसके हैं? इंटरमीडिएट में ना, इंटरमीडिएट में किया क्या? मैं खुद भी इंटरमीडिएट गया हूँ यार, सिर्फ याद ही तो किए। याद तो तुम लोग ओ लेवल वालों से अच्छा करोगे। याद तो जो ओ लेवल वाले वो समझ के पढ़ याद कर लेंगे, आप लोग जो है याद करने में एक्सपर्ट हो। तो वो कोई आर्ट नहीं है। देखो, इसको दिल में उतारना कोई आर्ट नहीं है। तुम ये आर्ट अपने अंदर डेवलप करोगे, तुम्हारे नंबर 25 से 30 के दरमियान ही आएंगे। अगर तुम्हें वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करनी है तो तुम्हें अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, जब भी जाके तुम्हारी जो है बॉर्डर लाइन जो है क्रॉस होगी। वालेकुम सलाम। तो आपने क्या करना है, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मिसाल के तौर पे जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आपने इसको एक किताब और रिसाले की तरह पढ़ना है ताकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे। उसके बाद आपने पास्ट पेपर पढ़ना है और पास्ट पेपर पढ़ के आपने इसके अंदर ढूंढना चाहिए सवाल है, यही सवाल कौन से सेक्शन से है। अच्छा, यहाँ से है, इस सेक्शन को सामने रख के सॉल्व करना है। इस सेक्शन को सामने रख के अभी लिखना सीखना है, ये डेवलप करना है। लिखना सीखना याद कर लोगे, बहुत छोटा सा कोर्स है, यकीन जानो बहुत छोटा सा कोर्स है। 90 से 100 पेजेस का मेरा नोट्स है, ये याद कर लोगे, खत्म हो गया। पूरी किताब मेरी जो है वो 90 से 100 पेजेस की है, उसके अंदर पास्ट पेपर्स भी है। वो पेजेस हटा दोगे तो 70, 75, 80 पेजेस की बनेगी। कुछ इतना ज्यादा नहीं है कोर्स। सिर्फ क्या, मेरी अप्रोच को फॉलो करो। अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, कि सर ये क्या बात है, याद ही नहीं करने दे रहे आप। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 2 साल का, मैंने ये चीज प्रैक्टिकली देखी है। जो बच्चे ने मेरे साथ इस तरह किया, वो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जब मैं पास पेपर करा रहा होता था, आप यकीन जानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे गलती निकालना मुश्किल हो जाती थी कि मैं इसके आंसर में से गलती निकालूं कहाँ से। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, इंशाल्लाह मैं रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले ऐसे अपने पुराने स्टूडेंट लाके यहाँ पे खड़ा करूंगा, जो खुद अपने जबान से बताएंगे कि अप्रोच से क्या फर्क पड़ता है। जी बोलिए। क्लासेस के बारे में बता दें। क्लासेस वीकली होंगी, कितने दिन होंगी? वीक में 3 दिन होगी। अभी जो पहला हफ्ता गुजरेगा, इसके बाद वीक में 3 दिन होंगी। और टेस्ट का क्या स्केड्यूल होगा? मंथली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे? मंथली टेस्ट। देखिए, मैं भाई उसी अप्रोच पे आ रहा हूँ। देखिए जितना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन आईकेप के पास पेपर करके आएगी, उतने किसी टीचर के सवाल करके नहीं आएगी। ये एक साइकोलॉजिकली आप लोगों का है, और ना ही कोई टीचर, ना ही मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टीचर, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, उस लेवल का सवाल भी नहीं बना सकते। वो 6 महीने सोच के सवाल बनाता है, टीचर एक दिन सोच के बनाएगा। एक हद तक टीचर ले जा सकता है, लेकिन उस लेवल पे टीचर जो है नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि आईकेप के सवाल जो हैं एक अलग ही नस्ल के आजकल आ रहे हैं, अलग ही कैटेगरी के सवाल आ रहे हैं। सही है। हम करते क्या है, हर चैप्टर को खत्म किया, मैं बोलूंगा भाई नेक्स्ट क्लास जो आपकी है, आप उसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर के पास पेपर्स को करके आएंगे। अब आप मेरी अप्रोच से जो मैंने कहा है कि आप इसको पढ़ेंगे, फिर आप पास पेपर को पढ़ेंगे और रेलेवेंट सेक्शन से जाके आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप आएंगे। मैं यहाँ ड्राफ्ट, पहले मैं सबसे पहले आपका आंसर सुनूंगा कि आपने क्या लिखा, सही है। फिर मैं अपना आंसर यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास सारे सॉल्व, अपने सॉल्व मौजूद हैं, तो मैं शेयर नहीं करता, मैं यहाँ आके उसको लिखूंगा, फिर हम दोनों आपस में अपने आंसर्स को मैच करेंगे, देखेंगे कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है और क्यों डिफरेंस आ रहा है। बाद में शेयर कर देंगे। नहीं, बाद में नहीं, मैं लिख दूंगा ना यहाँ पे यार, वो तो मेरी अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हूँ, इतने गंदे बाद वक्त मुझे भी समझ में नहीं आते। तो पीडीएफ उसमें नहीं है, वो तो मेरे अपने सॉल्व है ना, मेरे अपने आप लोगों के लिए क्या एक अच्छा ड्राफ्टेड आंसर पढ़ के भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन वो पॉइंट्स में लिखने से बेहतर है मेरे पास एक प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड आंसर होता है, मैं उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मेरा अपना ड्राफ्टेड आंसर आईकेप का छपा हुआ नहीं है, मेरा अपना ड्राफ्टेड आंसर होता है, मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, फिर वो डिफरेंस देखेंगे, फिर इंशाल्लाह 2 से 3 चैप्टर्स के बाद इंशाल्लाह आप लोग जो है इस काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह जब ये इंडेक्स है, ये आप भी ले लें, इंशाल्लाह ये इंडेक्स में जब हम 4थे चैप्टर में पहुंचेंगे, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड में, मैं ये बात को अश्योर करता हूँ आप लोगों को, अगर आप मेरी अप्रोच को फॉलो करेंगे, आपकी पास पेपर की करने की स्ट्रेटेजी अच्छी हो जाएगी। आप यकीन करो, मैं तो कहता हूँ 4 महीने कुछ याद ही नहीं करो, मेरे साथ चलो, 4 महीने कुछ याद नहीं करो, कहाँ खड़े हैं, मार्च में खड़े, अप्रैल मई जून छोड़ दो, जुलाई में याद कर देना। तुम ये चीज सीख गए ना, तुम ये चीज सीख गए, ये चीज तुमने डेवलप कर ली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, और ये चीज तुम सीख गए। यकीन करो ये कोर्स कुछ भी नहीं है याद करने का। 80 पेजेस में से 25-30 पेजेस तो ऐसे होते हैं जो बहुत जनरल होते हैं। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, 3-4 जो पास कर दें,
मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी इन अ मीटिंग। इसमें क्या याद करोगे यार, बहुत सारी चीजें इस तरह की। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कराने 35 दिन पहले नंबर फिक्स होंगे, वो नंबर चेंज नहीं हो सकते। किसी को कंटेस्ट करना है तो 14 दिन पहले बताएगा, कंपनी फोरफिट दे देगी उसको। यार ये जरूरी थोड़ी है, ये डेवलप हो गई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का, तो यकीन करो तुम्हें 25 से 30% लॉ याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं तुम्हें अश्योर करता हूं, तुम्हारी एक दफा ये डेवलप हो गई, तुम्हारे 25% तुम्हें लॉ याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम काम इस पे करेंगे और ये तुम लोग करोगे, ये मैं आपको करना सिखाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। लेकिन दो तरीके से लॉ, मैं अगर एक डेफिनेशन से मैं आपको एक चीज का, मैं अपनी बात का प्रूफ देता हूं आपको। आप लोग आइए पहले पेज पे, जनरल डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business। अच्छा देखिए जी, अब मैं इसको आपको दो तरीके से पढ़ा के बताता हूँ। कंपनी से लीगल एंटिटी, कंपनी की लीगल एंटिटी है, सही है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कुछ लोग मिलके बनाते हैं, ताकि किस लिए, ताकि उसको बिजनेस किया जाए। डेफिनेशन समझ गए आप? समझ गए? कंपनी क्या है? लीगल एंटिटी है जो कुछ लोग मिलके बनाते हैं ताकि बिजनेस किया जाए। ये हो गया लॉ को पढ़ाना। अब मैं आपको लॉ, अब मैं इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ कि लॉ को पढ़ना किस तरह सिखाते हैं। अब देखिए मैं आपको डिफरेंस, अब मैं अपनी टीचिंग में डिफरेंस बताता हूँ कि दो तरीकों से टीचिंग होती है। एक तो ये कि टीचर पढ़ा के चले जाए, एक ये कि टीचर पढ़ना सिखाए। अब देखिए, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्यों कहा जा रहा है? लीगल एंटिटी क्यों कह रहे हैं इसको? क्यों लीगल का वर्ड यूज किया गया है? Exactly, it is formed under a process of law and wound up under a process of law। जब भी इसको लीगल एंटिटी कहा जा रहा है। लीगल क्यों? क्योंकि लीगैलिटी इसके अंदर है, इसके अंदर लीगल एलिमेंट है। ऐसे नहीं है कल को आपने एक दुकान खोली, आपने लिख दिया अहमद एसोसिएट्स, कंपनी बन गई, नहीं, तुम्हें उस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। डेट्स वाई ये कह रहा है कि एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी, लीगल का वर्ड इसलिए यूज किया, सही है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्यों कह रहा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल? कुछ लोग क्या मतलब? शेयर होल्डर क्या मतलब? ओनर्स नहीं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि कैटेगरी डिफाइन की गई है, कुछ लोग मिलके बनाएंगे। एक बंदा बनाएगा तो सिंगल मेंबर कंपनी, दो बंदे मिनिमम होंगे तो प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप नहीं, कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कम से कम 3 होंगे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आपने पहले पढ़ा लो, प्राइवेट का नहीं, 2 to 50 हो तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। सिंगल मेंबर कंपनी में तो मिनिमम मैक्सिमम 1 ही है, प्राइवेट में 2 to 50 है, पब्लिक में 3 to अनलिमिटेड, सही है। जब भी कहा फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सही है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके बनाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं? टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। इसका क्या मतलब है आप बताइए? सर बिजनेस या जो भी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करना क्या मतलब है? तो आपने उर्दू तर्जुमा कर दिया ना। कोई भी काम सही है। और एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर देखें ये चीज़ें। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है पहले और दूसरे चैप्टर को पढ़ाने में। ये मैं पेल के भी निकल सकता हूँ। जैसे मैंने बताया ना, कंपनी, मैं जैसे पहले अप्रोच से बताया, कंपनी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि मिलके बनाते हैं, टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाते हैं। ये मैंने पहले तरीके से पढ़ाया था। फिर मैं इसको डिग इन कर रहा हूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन लॉ की किस तरह से होती है। लीगल क्यों था इन्होंने बताया, सही है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैंने बताया, आप लोग शायद सही क्लिक नहीं कर पा रहे थे। अब मैं पूछ रहा हूँ ऑपरेट इन, टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस का क्या मतलब है? आप बताइए क्या मतलब है इसका? कोई तो मतलब होगा ना। कोई सा भी टास्क अचीव करने के लिए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, अपने बिजनेस कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी क्या? कोई ऑनलाइन में कोई बताएगा? पैसे कमाने के लिए। कोई बच्चा ऑनलाइन में से बताएगा? कोई बच्चा ऑनलाइन में से टाइप करके बताएगा कि इसका क्या मतलब है? टू एंगेज इन एन ऑपरेटर बिजनेस। फलाही काम नहीं होना चाहिए, ईडी सेंटर नहीं बोल सकता मैं कंपनी हूं। सर इसलिए उसका बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट, बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट। सिर्फ एक सेक्शन लॉ के अंदर ऐसा है जिसमें वो कहता है कि एक कंपनी बना रहे हैं, सेक्शन 42 वाली कंपनी जो होती है, जो कि इसी चैप्टर में आ रही है आगे, सही है। देखिए ये होता है तरीका लॉ को पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का।
यही डेफिनेशन मैं आधे मिनट में भी पढ़ा सकता था, यही डेफिनेशन में मैंने आप लोगों के साथ 2.5 मिनट से 3 मिनट इंगेज किया अपने आप को। ये तरीका होता है लॉ को, ये तरीके से आप लॉ को पढ़ना सीखेंगे। यकीन करें अब वो दौर मैं बार बार कह रहा हूँ खत्म हो गया कि जिसमें आप किताब को रटते थे, आप जाते थे, आपका पेपर निकल जाता, पहली नहीं तो दूसरी अटेम्प्ट में निकल ही जाता था। अब जो आप पुरानी अप्रोच से आप 4 अटेम्प्ट भी दे दें आपका पेपर नहीं निकलेगा। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो जब मैंने पहली अटेम्प्ट में जब पढ़ाया था, यकीन करें मेरे पास कुछ 8-10 स्टूडेंट्स थे जिसमें से कोई ऐसा नहीं था जिसकी पहली या दूसरी अटेम्प्ट थी, किसी की तीसरी, किसी की चौथी। अल्हम्दुलिल्लाह 75% 7 या 8 बच्चे पास हुए थे मेरे पास। फिर 2-3 अटेम्प्ट में बच्चे ही ऐसे आए, किसी की तीसरी, किसी की चौथी, किसी की दूसरी, फिर दूसरी अटेम्प्ट में आया कोई एक जिसकी दूसरी अटेम्प्ट है। तो मेरा जो फोकस होता है वो ये 2 चीज़ों पे होता है। ये चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग आ रहे हैं। मैं ये बात को मेक श्योर मैं अपने ऊपर जो है इतना बिलीफ रखता हूँ और इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप मेरा 4 से 5 क्लासें पढ़ें, आप पढ़ें, आपको इंशाल्लाह 6ठी क्लास से आप खुद आना शुरू हो जाएंगे, आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये पहला चैप्टर ज़रा बेसिक्स का होता है। सेकंड चैप्टर है मेन। सेकंड चैप्टर है मेन इन द सेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेपर वेटेज, विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग। वो रीढ़ की हड्डी है कंपनी लॉ की, वो रीढ़ की हड्डी, वो समझ गए तो सारी आगे की चीज़ें, वो कंपनी की पैदाइश बता रहा है किस तरह होती है, वो समझोगे तो आगे की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली। और एक और चीज़ कि अब लॉ में ना आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आपने लॉ दिया पहले? नहीं दिया, कई दफ़ा देनी है। लॉ आप आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते। जैसे मिसाल के तौर पे आप कंटेंट में आइए, टेबल ऑफ कंटेंट में आइए। जैसे अगर मैं देखूं, अब आपने जो है सारे चैप्टर याद करें, सारे चैप्टर के पेपर्स करें, आपको ऐसे पेपर्स दिखेंगे जिसमें चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। 3-3 चैप्टर से मिला के एक सवाल वो बना रहा है। अगेन वो आपको इस CFAP के लिए तैयार कर रहा है। पहले क्या होता था, एक ही चैप्टर से आइसोलेटेड सवाल बनाता था, चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट नहीं करता था। अब वो कंसोलिडेशन वाला हाल कर रहा है आप लोगों का। कंसोलिडेशन क्या होती है? इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, सारे IAS टेस्ट हो जाते हैं उसके अंदर। अगर किसी ने FAR 2 का भी दिया है तो वो जो है देखेगा इंशाल्लाह कंसोलिडेशन इटसेल्फ कोई कुछ नहीं है, उसके अंदर सब कुछ है। इटसेल्फ को कुछ भी नहीं, उसके अंदर सब कुछ है। बहुत पिछले 1.5 से 2 सालों से वो पेपर जो बना रहा है वो 5 से 6 सवाल जो है इस तरह के बनाता है, मतलब 20 से 25 से 30 नंबर इस तरह बनाता है, जो कि इंटीग्रेटेड होता है। जब आप दोनों लॉ पढ़ा हुआ है, वो बोलता है 2 अटेम्प्ट पहले उसने सवाल बनाया कि नोटिस ऑफ द मीटिंग जा रहा है, बताओ इसके अंदर क्या क्या आएगा। अब नोटिस ऑफ द मीटिंग में सिर्फ मीटिंग के चैप्टर से नहीं है, उसमें डिविडेंड का भी लिखना है कि बोर्ड ने कितना रिकमेंड किया, सही है। उसमें स्पेशल बिजनेस की बात भी करनी है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम इनका ऑपरेशन में, क्या करके स्पेशल बिजनेस है तो उसका भी जिक्र करो, उससे रिलेटेड को डॉक्यूमेंट है वो भी दो। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर का भी उसके अंदर जिक्र करेंगे कि अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हो रहा है तो वो भी इसके अंदर आएगा। तो मल्टीपल चीजें, अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह वाली बात है तो सिंपल है, वो तो कोई भी लिख देगा, लेकिन आपको अपना जो है थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस किस तरह बढ़ेगा? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग पे आप लोग काम करें। अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को लॉ को पढ़ना सिखाऊंगा, ये मैं अश्योर करता हूँ। आप लोग उस तरह मेरी अप्रोच को फॉलो करें, इंशाल्लाह 2 चैप्टर सिर्फ गुजरेंगे आपको। 2 चैप्टर बाद मैं अश्योर करता हूँ आप बोलेंगे कि सर हमने, जैसे आप दोनों ने पहले लॉ पढ़ा है, आप लोग बोलेंगे सर हमने इस अप्रोच से लॉ नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह आप लोग 2 चैप्टर जो हैं मेरे साथ रहें, रेगुलर क्लासेस में आए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है आप लोग खुद असेस करेंगे कि सर हमने इस तरह से लॉ को या इस अप्रोच से हमने पास पेपर्स को नहीं पढ़ा। मेरी पास पेपर का आखिरी बात करते हैं, इसके बाद नमाज का ब्रेक करते हैं। पास पेपर को भी मैं 3 वे अप्रोच से कराता हूँ। मैं कहता हूँ ये 3 वे अप्रोच फॉलो करो, ये तुम्हें जो है बहुत फायदा देगी। किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में 3 वे अप्रोच फॉलो करो। नंबर 1, रीड द क्वेश्चन। ही मैं आपको सिखाऊंगा ये क्वेश्चन को किस तरह से रीड करते हैं। ये रीड द क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि क्वेश्चन को श्रिंक किस तरह करते हैं। कहीं सवाल में शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन बिल्कुल इररेलेवेंट होती है, कहीं सबसे मेन इंफॉर्मेशन ही वो होती है। आपको जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है वो मैं आपको बताऊंगा कि रीड द क्वेश्चन के लिए किस तरह से आप क्वेश्चंस को श्रिंक करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। IQAP का एग्जामिनर एक 3 साल के लिए आता है। 3 साल में लाजमी वो एक दफा ही रोना रोता है कि मैं पूछता कुछ हूँ, बच्चे लिखते कुछ हैं। वो अपने कमेंट में ये चीज लिखता है
फिर वो थक जाता है लिख लिख के, बोलता है अब नहीं लिखकर बाहर में जाओ। ये सीए फाइनल तक बच्चों का मसला रहता है ये कि आईकेएफ का एग्जामिनर पूछता कुछ है, आप लिखते कुछ है। अभी जब आप ये दूसरे तीसरे चैप्टर के पास पेपर करेंगे, आप लोगों को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो पूछ क्या रहा है, आप लिख क्या रहे। ये आपको अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट में आपको बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट किस तरह से आप असेस करेंगे। आप अगर सिनेरियो पूरा कहीं लेके जाएगा, आपका माइंड बना देगा कहीं, एंड में पूछ कुछ और लेगा। आपका माइंड कहीं और बना के आएगा, लेकिन अंदर से एंड में जो है पूछेगा कुछ और। ये आईकेएफ बहुत करता है, क्योंकि उसके बाद 6 महीने और कोई काम ही नहीं है पेपर बनाने के अलावा। 1 करोड़ रुपए लेता है वो 3 साल में 6 पेपर बनाने के। 1 करोड़ रुपए वो आईकेएफ, उससे फिर काम भी उस तरह लेता है। 1 करोड़ रुपए कोई मामूली अमाउंट तो नहीं है। 3 साल में वो 1 करोड़ रुपए ले रहा है। साल के कितने हो गए? 33 लाख। 33 लाख महीने के कितने हो गए? जाके 12 करो, तकरीबन 2.25 लाख बनते हैं। और वो सिर्फ ये काम नहीं करता है, वो कुछ और भी अपना काम करता है। कंसल्टेंसी करता होगा, कहीं कहीं कोई जॉब करता होगा। हाँ, टीचिंग भी नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ वो करता होगा। तो आईकेएफ को जो दिन में 2-4 घंटे देता है, वो काम यही कर रहा होता है, पेपर बना रहा होता है। तो ये जो है आईकेएफ जब इतना पैसा उनको दे रहा है, तो उनसे काम भी उसी तरह लेता है। नंबर 3 क्या है? माइंड स्केच। कि आप सब ठीक है, अक्सर होता है बच्चा सवाल में जवाब में खो जाता है। बच्चा जवाब में खो जाता है, स्टार्ट कर देता है, समझ में नहीं आता कंक्लूड किस तरह करें। मैं जब मॉक के पेपर चेक करता हूँ, मैं अक्सर बच्चों का देखता हूँ, पूरा पेज भरा हुआ है, कहीं कंक्लूजन ही नहीं है सवाल का। कहीं कंक्लूजन ही नहीं है सवाल का कि सवाल को कंक्लूड किस तरह करेंगे। आप जो है 2-2, 3-3 नंबर में वो पूरा पेज लिख के आ रहा है। 2-2, 3-3 नंबर में आपने जो है, मैं अक्सर कहता हूँ 2 नंबर मतलब 2 मार्क = 3 लाइन, बस, इससे ज्यादा नहीं। 3 मार्क = 2 पैराग्राफ में 4 से 5 लाइनें, सही है। अगर 4 मार्क का है तो आप लिख दें 6 to 8 लाइन्स, 2 पैराग्राफ्स। वही ये सिंगल पैरा जाएगा, 1 पैरा, ये 2 पैरा में जाएगा, ये भी 2 पैरा में जाएगा, सही है। अगर 5 नंबर का है तो फिर आप लिख दें इसमें 8 से लेकर 10-11 लाइनों तक लिख दें, बस, बहुत है। इसको 3 पैरा कर लें। अगर बुलेट है तो बुलेट में जा रहे हैं, वो बुलेट पॉइंट में लिख देंगे। नहीं, देखो सवाल जो है खुद आपको बताएगा कि क्या ये सवाल बुलेट पॉइंट्स का है या ये सवाल पैराग्राफ का है। सवाल खुद आपको बताएगा। ये कहीं कोई डिफाइंड क्राइटेरियन नहीं है कि बुलेट्स में होगा या शॉर्ट पैराग्राफ्स में होगा। हाँ, ये रिकमेंडेड जरूर होता है शॉर्ट पैराग्राफ्स। यही मैंने कहा ना, 6 से 8 लाइनें डिवाइडेड इनटू 2 पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ कितनी लाइन का हुआ? 2 लाइन, 3 लाइन। 3 लाइन का मैक्सिमम पैराग्राफ बनाया, ताकि उसको पढ़ने में भी अच्छा लगे और आपको मार्क देने में भी आसानी है। हेडिंग की भी जरूरत नहीं होती हर जगह। आईकेएफ को आप देखें, हेडिंग नहीं डालता। हेडिंग जब डालनी जरूरी होती है जब वो लिखता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। हेडिंग डालनी, हाँ, कई सवाल की रिक्वायरमेंट इस तरह 2-3 चीजें मिला के पूछ रहे हैं, तो हमने पहली हेडिंग डाली, पहली बात कर दी, दूसरी हेडिंग डाली, दूसरी बात कर दी, तीसरी हेडिंग डाली, तीसरी बात कर दी। हाँ, पहली हेडिंग तो जरूर आएगी, फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ डायरेक्टर फेल्स टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6। वो ऊपर वाली तो यार वो आप लिखेंगे, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रेलेवेंट लॉ, सॉल्यूशन। नहीं भाई, ये बेवकूफ़ी नहीं करना, ये बेवकूफ़ी नहीं करना। ये मुझे आईकेएफ की किसी एक अटेम्प्ट में दिखा दो कि आईकेएफ ने ये हेडिंगें डाली हो। आईकेएफ की ना ही कोई टीचर तुम्हें कभी रिकमेंड करेगा। यार तुम लोग कोई एलएलबी का पेपर थोड़ी दे रहे हो, वकील थोड़ी बन रहे हो, इसकी क्या जरूरत? क्या आप लोग वकील बन रहे हैं? तो फिर इसकी क्या जरूरत है? नमाज ब्रेक कर रहे हैं, 5 मिनट में कर देते हैं। तो ये चीज़ों का जो चंद चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, इसका आप लोग ख्याल रखें। नमाज का ब्रेक कर लेते हैं अभी। नमाज के ब्रेक के बाद जो है हम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। कोई क्वेश्चन? क्या होगा यार, क्लास की टाइमिंग सुबह दोपहर ही होंगी हफ्ते इतवार को, और जो है वीक में कोई एक दिन होगी, वो शाम में होगी। जैसे आज संडे की क्लासेस होंगी, संडे भी होगी। हफ्ते में कितने? 3 दिन आपने? 3 दिन होंगे, हफ्ता, इतवार और कोई एक दिन वीक का। आज भी अभी तो फर्स्ट वीक है ना, फिर इंशाल्लाह म्यूचुअल कंसेंट से जो है इसको जो है देख लेंगे कि पूछ के भाई क्या है। हफ्ता इतवार को दूसरी क्लासेस जो है ना वो नहीं होती, जैसे ऑडिट और FAR2 वगैरह। हफ्ता तो होती है सारी, हफ्ते को तो होती है सारी। इतवार को देख लेंगे। अगर इतवार को कोई और क्लासेस नहीं है तो हम वीक में 2 कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम वीक में 2 कर लेंगे।
संडे सर वीकडेज में कर लेंगे, अच्छा रहेगा संडे ऑफ। सही है, संडे ऑफ कर लेंगे। फिर आप लोगों को संडे ऑफ चाहिए, ऑफ कर लेंगे। लेकिन आप लोग ये कमिटमेंट करेंगे कि आप लोग क्लासों में आएंगे। अगर वीक डे में फिर लाइव बैठ के ले रहे हो तो फिर वो नहीं। अगर थोड़ा इस टाइम से पहले हो जाए ना यार ये टाइम सही है, ये क्यों करेगा, मगरिब भी आगे जाती जा रही है। फिर अभी तो वैसे ही रमज़ान आ रहा है यार, एक हफ्ते बाद रमज़ान में तो सारी चीज़ें आगे पीछे होंगी। रमज़ान में इस टाइम पे कौन खड़ा होगा? इस टाइम पे तो रमज़ान में कोई नहीं खड़ा होगा। अभी तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में क्या 2, 2:30, 3 बजे हो जाएगी क्लास, 2:30, 3 बजे होगी, फिर नहीं घर चले जाना। वैसे भी दोपहर में सोना ही होगा आप लोगों ने, रमज़ान में क्या करोगे दोपहर में? इससे चाहे आ जाओ। पढ़ना भी पड़ेगा भी। पढ़ना देखो, जो मैं कह रहा हूँ इस तरह पढ़ना, इसी तरह मेरे साथ तुम 2 से 3 महीने पढ़ो, 2 महीने पढ़ो इस तरह। यकीन करो ना फ़र्क समझ में आए ना तो फिर मुझे बोलना। मेरे साथ इस अप्रोच से पढ़ो। पढ़ लिए ना दूसरी अप्रोच से, एक आध अटेम्प्ट दे दी, नहीं हुआ ना, हिसाब किताब नहीं बनाना, अब इस अप्रोच से, मेरी अप्रोच से पढ़ो। मेरी अप्रोच से आप पढ़ो, देखो इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। ये थोड़ी डिफरेंट है, शुरू में तकलीफ होगी, क्योंकि जब आप पूरे, जैसे कहते हैं ना, एक बिजनेस उसमें मैनेजमेंट में होता है इस्तेमाल बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR जिसे कहते हैं, री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है? आप किसी चीज़ का पूरा नक्शा बदल देते हैं। जो आप किसी चीज़ का नक्शा बदलते हैं तो वो चेंज को एक्सेप्ट करना, वो चेंज को डाइल्यूट करना मुश्किल होता है। लेकिन वंस आप वो चेंज को डाइल्यूट कर लें, चेंज को अब्जॉर्ब कर लें, उस चेंज का हिस्सा बन जाएं, तो फिर आपको इस अप्रोच में इंशाल्लाह ऐसा मजा आएगा, आप बोलेंगे यार वाह यार क्या पास पेपर्स हो रहे हैं। लेकिन आपको इसके लिए, क्योंकि देखो पेपर बहुत हाई जा चुका है, बहुत हाई स्टैंडर्ड कंपनी लॉ में वो लेके जा चुका है। वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा या ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हमारे टाइम पे यकीन करो 200 बच्चे CA इंटर होते थे, 250 हो जाए तो शोर मच जाता था। ये बड़े बड़े टीचर्स शोर करते थे कि यार ICAP क्या कर रहा है, मार्केट खराब कर रहा है। अब आपके टाइम पे 600-600 बच्चे होते हैं। हमारे टाइम पे बच्चा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाला होता था वो बिग 4 से नीचे नहीं आता था। आज फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाला बच्चा बोल रहा है कि टॉप 10 की फॉर्म में तो करा दो मुझे। 200 बच्चा पास होता था, 50 फर्गुसन रखती थी, 50 KPMG रखती थी, 50 EY रखती थी, 50 डिलॉयट रखती थी। मैं डिलॉयट का था। ये 50-50 रखते थे, बच्चे को जरूरत ही नहीं होती थी। नीचे तो ट्रेनिंग होते ही नहीं थे। बिग 10 के बाद तो ट्रेनिंग नहीं होते थे, बच्चे तो जाते ही नहीं थे। 6 महीने ज़ाया कर देते थे। ये शेखा मुफ्ती GT वीडियो में नहीं जाते थे। छोड़ो यार, 6 महीने ज़ाया करेंगे, अगली दफ़ा ट्राई करेंगे, नहीं हुआ ना इस दफ़ा कोई बात नहीं। अब तो फर्स्ट अटेम्प्टर जो है वो बैठा हुआ GT वीडियो में। कॉन्टैक्ट चलते हैं यार कॉन्टैक्ट तो दुनिया में हर जगह चलते हैं, कॉन्टैक्ट तो दुनिया में हर जगह चलते हैं, कहाँ नहीं चलते? कॉन्टैक्ट तो दुनिया में हर जगह चलते हैं। कॉन्टैक्ट है वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो एक प्रोसेस के थ्रू की बात करेंगे ना। आपका कोई कॉन्टैक्ट है, आप AFS में चले गए, हो सकता है आप कैंडिडेट नहीं भी मीट कर रहे हैं, आप चले गए, तो वो एक अलग है ना। उस पर हम जो है इन मासेस की बात तो नहीं कर सकते ना। जनरल जो बात वही है। तो ये है कि वो उसको कोई वो तरस नहीं खाएगा मुश्किल पेपर बनाते हुए कि यार ये बच्चा फेल हो जाएगा। वो तो चाहेगा यार 6000 बच्चा बैठ रहा है कि अब में कभी भी, जब हमने देख के हिल जाते हैं, हमारे टाइम पे 2000 2500 बच्चा भी नहीं बैठता था। 6300 6600 बच्चा लॉ का पेपर दे रहा है यार। उसको क्या फर्क पड़ता है अगर वो मुश्किल पेपर बना के 10% रिजल्ट आ रहा है, 1000 बच्चे पास, 1000 भी बहुत है। हमारे टाइम से कंपेयर करो तो 50% रिजल्ट बन गया। हमारे टाइम पे 2000 बच्चे बैठते थे। तो ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर जो है आगे बढ़ रहा है। तो ICAP क्या कर रहा है? ICAP ने अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल किया है, तो पेपर स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जा रहा है। हमारे टाइम पे पॉलिसी फ्लेक्सिबल नहीं थी। A और B था, A का पेपर एक रुक गया, C में नहीं बैठ पाते थे, B का पेपर रुक गया, D में नहीं बैठ पाते थे। मॉड्यूलर सिस्टम थे। अभी भी यही होता है। अभी ये नई वाले में लाए ना, A और B बनाए ना। पहले तो ABCD था, ABCD था, और E और F में भी था। जब तक E के 3 पेपर पास नहीं हो सकते, F नहीं दे सकते थे। ऐसा नहीं कि E के 2 पास हैं, एक रुका हुआ बैठा हुआ है, वो यार कि एक निकले तो मैं F दूं ताकि वो अनलॉक हो। तो पहले उनकी स्कीम मुश्किल थी, पेपर मीडियोकर थे। अब जो है स्कीम बहुत फ्लेक्सिबल है, तो पेपर स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आपको इसको मीट करना पड़ेगा, वरना ICAP आपको किक ऑफ कर देगा। बहुत आसान होता है, 2-4 साल बच्चे ज़ाया कर देते हैं, लास्ट बात फिर बस नमाज ब्रेक करते हैं। लास्ट बात मैं कर दूं, ऑनलाइन वाले बच्चे ज़्यादा बेचैन हो रहे यार। बच्चे बहुत ज़्यादा ना इसमें गलती ये करते हैं कि गलत ट्रैक में पढ़ के अपने 2-4 साल ज़ाया कर देते हैं। फिर वो एक जैसे कहते हैं ना, एक शेल में चले जाते हैं कि यार अब क्या करूँ, मेरे 3 साल भी ज़ाया हो गया, मेरे 4-5 पेपर निकले में। पहले वो उसको टीचर आशा देता है यार तू कुछ कर ले यार, हो जाएगा, C इंटर तो हो जाएगा।
अब वो उस तरह से उसने अपनी अप्रोच, गलत अप्रोच, अपनी बेवकूफ़ियों से अपने आप को उस लेवल पे ले जाता है कि वो फंस जाता है। सीए में आप वंस फंस जाए ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके समझ में ही नहीं आ रहा होता रूट कॉज क्या है आपके फेलियर का, आप क्यों नहीं निकल पा रहे इससे, और आप इतना टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे टीचर ने क्या सुनाया था, कह रहा है पहले था एक 6 अटेम्प्ट की रिस्ट्रिक्शन थी सी इंटरनल पे, तो कह रहे यार एक बच्चे की 6ठी अटेम्प्ट थी, तो कह रहे सर मैं जब गया ना मेरा हाथ कांप रहे थे पेपर नहीं हो रहा, कह रहे वो अपने आप को उस पोजीशन में ले आया कि 5 अटेम्प्ट उसने ज़ाया करी, अब वो 6ठी में गया उसके हाथ कांप रहे हैं। जाहिर सी बात है, नेचुरल है कि यार जो पीछे के सारे पेपर जो मैंने पास करे वो तो सब ज़ाया हो जाएंगे, और अब आईकेएफ कोई आसरा नहीं करेगा, अगर कोई किसी को लैप्स करना है कर देगा। इतने बच्चे हैं यार, वो क्या एक बच्चे की दास्तान थोड़ी सुनेगा। मेरे एक स्टूडेंट है, तो अटेम्प्ट से एक दिन पहले उस बेचारे के साथ हो गई इमरजेंसी, और बहुत सीरियस इमरजेंसी हो गई, उसको जो है डायरिया हो गया, बिल्कुल कंटिन्यूस उसको जो है उल्टियाँ और लूज मोशन लग गए। वो उसने आईकेएफ को फ़ोन किया और आईकेएफ को कहा भाई मुझे इस तरह कोई अरेंजमेंट कर दें, तो आईकेएफ ने बोला देख लें, आ सकते हैं आ जाए वरना छोड़ दें। वो इस लेवल पे आ गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, 6600 बच्चे जब बैठेंगे एक बच्चे को थोड़ी इंटरटेन करेगा, उन्होंने बोला छोड़। फिर मैंने उस मैटर को लिंक्डइन तक उठाया था, लिंक्डइन एक है अगर आप लोगों को पता हो, लिंक्डइन पे मैंने उठाया, फिर वो काफ़ी लोगों ने उसको हाईलाइट किया, काफ़ी लोगों ने उस पर बात करी, तो कहीं ना कहीं से ना आईकेएफ तक पहुंच जाती है बात, ये लिंक्डइन पे सारे होते हैं, तो वहाँ पहुँच गई। मैंने भी ठीक ठाक करके कोई 4-5 लाइनें उस पर लिखी थी, पैराग्राफ बना के, क्या ये क्या हरकत है। अगर एक बच्चा, वो कह रहे हैं 1 महीने पहले बताना होता है कि आपकी इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी 1 दिन पहले हुई है तो 1 महीने पहले उसको क्या पता था कि उसको डायरिया हो जाएगा 1 दिन पहले। भैया आप अकोमोडेट कर देते ना, कहीं बिठा देते या कहीं दूर कर देते, उसको वॉशरूम से करीब कर देते। फर्स्ट फ्लोर में जो आपको लाइब्रेरी के बाहर जो बिठाते हैं वहाँ वॉशरूम भी बना हुआ है, करीब कर देते उसको थोड़ा वॉशरूम से, कहीं ना कहीं अकोमोडेट तो करते ना, उन्हें अकोमोडेट तक नहीं किया। तो आईकेएफ जो है अगर आप देखें तो उसकी जो है अप्रोच बिल्कुल स्ट्रेट है कि भाई बच्चे को जो है वो निखार के ऊपर लेके जाएगा, ऐसे नहीं लेके जाएगा। पहले होता था 2-3 अटेम्प्ट बाद एक हलवा अटेम्प्ट आती थी, अब वो खत्म, हलवा अटेम्प्ट का दौर खत्म। अब ये आपको जो है सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ आईकेएफ। चलें जी, आइए जी, अच्छा अब इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं ताकि आप लोगों का आने का मकसद जो है वो ज़ाया ना हो। फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, इसको एंजॉय करते हुए लॉ को पढ़ेंगे, इतना बड़ा कोर्स नहीं है कि हम टेंशन लें, अप्रोच को फॉलो करें। 2-3 अटेम्प्ट, मैं कह रहा हूँ 5-6 क्लासें आप मेरे साथ टिक के आएँ, आप देखें 7वीं क्लास से आपको बताना शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। आपको ये जो है फ़र्क दिखेगा, अपने अंदर दिखेगा, अंडरस्टैंडिंग में दिखेगा, आपके अंदर फ़र्क आना चाहिए। मेन फोकस है कि टीचिंग का, मेरे नज़र में जो टीचिंग का फोकस है वो ये कि मैं अपनी कही भी बात आपके दिमाग में उतारूं, अगर वो नहीं उतर रही तो फिर पर्पस अचीव नहीं होता, मेरा अपना ये पर्सनल बिलीव है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ इसमें अगेन ये चैप्टर जो है बेसिक्स है, लेकिन अगेन इसमें से भी सवाल आता है, 2-3 सेक्शन इसके अंदर भी काम के हैं। चैप्टर नंबर 1 को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, इसका नाम मैंने दिया है कंपनी। कंपनी का ये कंपनी के नाम से है, ये चैप्टर नंबर 1 है, सही है। आइए इसके अंदर देखते हैं। और देखिए कोई भी अगर आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, किस किस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब कैसे कर, जो भी आपके समझ में आ रहा है आप बताइए। एक सेकंड आप बताइए, इनको भी इंगेज करें, लॉ की पहली अटेम्प्ट है ना, कोई भी क्या जैसे आपके पास 10 लाख रुपए आ गया, आप कारोबार करना चाह रही, क्या तरीके कार है आपके पास कारोबार करने के? इन्वेस्ट कर दूंगी नहीं, वो नहीं, वो बैंक नहीं, बैंक वाला नहीं, कारोबार इन्वेस्टमेंट वाला नहीं। चलिए उसको एक्सक्लूड कर दें। क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्या फॉर्म्स हैं आप बताइए। ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइड करें, मैन्युफैक्चर करें या फिर ट्रेडिंग करें। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस तो नहीं हुए, ये तो टाइप्स हो गई, ये तो टाइप ऑफ सर्विसेज हो गई, ये तो अभी के काइंड ऑफ बिजनेसेस हो गए। आप किस किस मोड में कर सकते हैं, या उसके बाद बिल्कुल। आप जो है देखिए 3 यहाँ पे वो कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या कंपनी। सोल ट्रेडर वो बंदा होता है जो लॉ के पास जो है उसका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता। लॉ बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ। लॉ क्यों बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ? इस वजह से बोलता है ताकि आपसे टैक्स कलेक्ट कर सके। लॉ बोलते हुए देखो तुमने अपना बिजनेस से रजिस्टर्ड नहीं कराया, मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं जानता तुम क्या करते हो, मैं बस तुम्हें इसलिए जानता हूं कि तुमसे टैक्स मैं कलेक्ट कर सकूं। ये सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर है। आप जो मोबाइल जिस दुकान से जाके खरीदते हैं वो एक सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर है, सही है। आप जिससे जाके अपना राशन खरीदते हैं वो सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर है। आप जिससे जाके एसी खरीदते हैं ये सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर है।
नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 फॉर्म होती है पार्टनरशिप, जो कि आप लोग सेपरेटली कवर करेंगे इन बिजनेस लॉ। सही है। तीसरी फॉर्म जो आपकी होती है वो होती है कंपनी, जिसकी मैंने डेफिनेशन अभी आप लोगों के सामने बड़ी स्प्लिट करके आप लोगों को जो है बताई गई है। आइए इसको रीड करते हैं। देखिए, मैं पढ़ाने का तरीका ये होता है, पहले जो सेक्शन है उसको वैसे आपको बताऊं कि इसके अंदर बात क्या होगी, फिर उसको रीड करें। ये जो ट्रायो बनाता हूं मैं। सबसे पहले आपको जो है उसको समझाऊं ताकि आपको पता हो हम पढ़ क्या रहे हैं, अब पढ़ने क्या जा रहे हैं, फिर उसको हम रीड करेंगे। सेकेंड टाइम आपके ध्यान में घुसी, फिर थर्ड टाइम, फिर मैं उसको रीड करने के बाद समझाऊंगा थर्ड टाइम, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दफ़ा बताने के बाद एक चीज़ में कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आइए इसको पढ़ दें। सोल ट्रेडर में कह रहा है, सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल। क्या पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले? सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर कौन होता है? सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर इज एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन his or her own business. The law does not recognize the business. लॉ कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता लॉ बिजनेस को? क्या वजह? हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है आपका बिजनेस। अगर रजिस्टर्ड हो जाता तो फिर वो क्या हो जाता? क्या वो सोल प्रोप्राइटर रहता? नहीं, फिर वो कंपनी की फॉर्म में आ जाता। The law does not recognize the business. The law recognizes only the individual who runs it, जो इसको चलाता है। क्यों? ताकि उससे टैक्स कलेक्शन की जाए। भाई तुम कमा रहे हो, लाओ हुकूमत को दो। The individual is liable for the debts of the business and is also personally liable for any breaches of the law by the business। का मतलब ये है कि वो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसकी। जाहिर सी बात है, अगर आप एक मोबाइल लें या एसी लें, अगर वो खराब हो जाए, आप उसके बाद लेके जाएं, अब वो बोले नहीं यार देखो यार मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, मैं तो पैसे नहीं। आप बोलेंगे भाई घर का कोई सामान बेचो, घर बेचो, गाड़ी बेचो, लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस करो। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारी दुकान बिक गई, तुम्हें लॉस हो गया, ये बोलोगे ना, नेचुरल सी बात है ना, आप भी इसी तरह ट्रीट करोगे उसको, तो लॉ भी उसको इसी तरह ट्रीट करता है। कहता है इंडिविजुअल जो है अपनी जो है जो भी डेट्स हैं, जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, उसके लिए पर्सनली लायबिल होता है। क्यों पर्सनली लायबिल होता है? क्योंकि उसका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता अंडर द लॉ। अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो क्या बन जाएगी? वो कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हाँ बिल्कुल, सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। कंपनी सेपरेट एंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। पढ़ेंगे आगे जाके। पार्टनरशिप को हम कह रहे हैं सेपरेटली कवर्ड इन द सिलेबस। कंपनी की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाई थी। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्यों कहा था? आपने जवाब दिया था, इन्होंने जवाब दिया था कि क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है। सही है। इट इज फॉर्म्ड अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड वाइंड अप अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्यों? प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 होंगे, सिंगल मेंबर बनानी है तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों 1 होंगे, पब्लिक बनानी है तो मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम की 50 की लिमिट होती है। ये चीज़ें परेशान मत रहिएगा, आगे ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा देखिए डेफिनेशन ऑफ एक्ट क्या कह रहा है? एक्ट की डेफिनेशन निहायत ही फजूल सी है। अ कंपनी कह रहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। इससे पहले कंपनी लॉ था, अब कंपनी ऑर्डिनेंस था, अब ये लॉ है। क्या ये फजूल सी डेफिनेशन है? आपको लग रही है इसके कोई मायने हैं? अजीब सी बात है ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये क्या बात हुई? फजूल लग रही है आपको भी? आपको भी फजूल लग रही है? आपको कुछ फजूल लग रही है इसमें? जो आपने कोई अखज़ की है, आपने इसके अंदर से कोई इंटरप्रिटेशन है आपकी? देखो वो कह रहा है कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कंपनी मतलब एक कंपनी है जो कि फॉर्म हुई हो, बनी हो, किस तरह? इस लॉ एक्ट के तहत। और लॉ एक्ट के तहत जो जिस तरह कंपनी बनती है, चैप्टर नंबर 2 में पूरा वो बता रहा है। ये बिल्कुल भी फजूल बात नहीं है, दिखने में लग रही है। वो कह रहा है कंपनी वो है। कंपनी क्या है? कंपनी एक कंपनी है जो कि बने अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट वो पूरा बताएगा। तो भाई नाम रिजर्व होगा, जब नाम रिजर्व हो जाएगा 60 दिन तक वो नाम रिजर्व रहेगा। आप दोनों ने पढ़ा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, डिटेल में पढ़ेंगे। उन 60 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना है। मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने के क्या आपने घर में रख लेना? नहीं, रजिस्ट्रार को देना है। रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा, रजिस्ट्रार चेक करके शॉर्ट कमिंग्स होगा तो बताएगा, अगर शॉर्ट कमिंग नहीं है तो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Certificate of incorporation means the birth certificate of the company. On the date mentioned on the certificate of incorporation means the company is incorporated on that date. जब भी ये कह रहा है कि company means a company formed and registered under this act, तो ये फजूल सी बात नहीं थी, इसके अंदर मीनिंग था। अब वो ये सब कुछ लिख देता तो फिर बेकार हो जाती बात। अगर आगे वो सारी चीज़ें अलग अलग हिस्सों में डिफाइन कर रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी एंड में पढ़ेंगे इसको। अब आइए एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अ कंपनी।
ये टाइप्स ऑफ कंपनी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइवेट पढ़ेंगे, इसके बाद सिंगल मेंबर, फिर पब्लिक, पब्लिक लिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड। यहाँ तक पढ़ के हम आज की क्लास को ऑफ कर देंगे। किसी का कोई सवाल है? किसी भी बच्चे का कोई सवाल है? कोई सवाल? भाई सवाल ना होना ना, इसकी दो इंटरप्रिटेशन होती हैं। क्या समझ आ गया? या सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी नहीं आया। सर यहाँ तक तो समझ आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, तब ये मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए अब लॉ ना एक तरीके से स्टार्ट हो गया, लॉ एक तरीके से स्टार्ट हो गया। ये जो है मजबूरी होती है पढ़ाना इसको, आपको भी बोरियत होती है, मुझे भी पढ़ाते ही बोरियत होती है। लेकिन क्या करना, स्टार्ट इस तरह लिया जाता है कि आपको बताया जाए कि कंपनी लॉ के एम्बिट में जो चीज़ आ रही है उसमें और कोई और कारोबार कर रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। आइए अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ कंपनीज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी सिंपल नहीं है इतना। टाइप्स ऑफ कंपनी को वो फर्दर जो है कैटेगराइज करता है दो चीज़ों में फर्दर कैटेगराइज करता है। सबसे पहले कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, सही है। उसके बाद कहता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब देखिए अब सिर्फ सुनते रहेंगे, जो सवाल होगा वो बिल्कुल पूछेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, स्टेटस के हिसाब से कौन सी टाइप्स हैं, लायबिलिटी के हिसाब से कौन सी टाइप्स हैं। स्टेटस के हिसाब से वो कौन सी टाइप्स बताते हैं, बताइए। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कहता है कौन सी, इसको ब्लू से लिख लेते हैं। सबसे पहले कहता है कौन सी, कहता है प्राइवेट कंपनी। उसके बाद कौन सी कहता है, पब्लिक। इसके बाद कौन सी कहता है, पब्लिक कंपनी कहता है। इसके बाद कौन सी कहता है, इसके बाद कहता है सिंगल मेंबर कंपनी। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, गारंटी, सही है। और क्या है, अनलिमिटेड कंपनी, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कैटेगरी। अब देखिए जब ये दोनों चीज़ें खत्म होंगी तो मैं आपको जो है डिफरेंट एंगल से मिक्स करके बताऊंगा कि यार ये किस तरह से, क्या एक गारंटी लिमिटेड जो है क्या वो प्राइवेट हो सकती है, क्या एक अनलिमिटेड कंपनी प्राइवेट हो सकती है, क्या एक लिमिटेड कंपनी पब्लिक हो सकती है। सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे ताकि एक और जहन खुले और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। देखो प्राइवेट कंपनी को जो है ना वो डिफाइन नहीं करता जिस तरह कंपनी को कहा होता है। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इसी तरह प्राइवेट कंपनी को भी कहता है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में, अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए किसी भी कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है उसका मेमोरेंडम जो कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बनता है, एक होता है उसका आर्टिकल्स। मेमोरेंडम क्या होता है, अगेन ये दोनों चीजें इन डेप्थ हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूं। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम वो होता है जिसमें ये 5 चीजें आए। क्या, अगेन अभी मैं लिख दिया जानबूझ के कि अगला चैप्टर है इस पे। नंबर 1 नेम ऑफ द कंपनी, नंबर 2 जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, नंबर 3 कैपिटल क्लॉज उसका आता है, सही है। नंबर 4 उसका आता है रजिस्टर्ड ऑफिस कि कौन सा प्रोविंस है। नंबर 5 क्या आता है, नंबर 5 क्या आता है, याद करो, प्रिंसिपल लाइन ऑफ, एक्सीलेंट। ये 5 चीजें उसके अंदर आती हैं, दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम। अगेन ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स बाय लॉज होता है। आर्टिकल्स में आप जो चाहे डाल सकते हैं बट दैट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद द कंपनी लॉ। एक छोटी सी चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगेन अभी हम एज्यूम करो लॉ किसी ने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ देख रहा हूं आपकी कि अंग्रेजी की इंटरप्रिटेशन कैसी है। लॉ कहता है, आप बताएंगे सबसे पहले, लॉ कहता है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, सही है। अगर मैं अपने आर्टिकल्स में लिखता हूं कम से कम जो है वो 1 होना चाहिए, चलिए कम से कम छोड़ें, मैं अपने आर्टिकल में लिखता हूं प्राइवेट कंपनी में मेरे मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो 55 होने चाहिए, आर्टिकल में लिखता हूं। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है, सही। लॉ कहता है कि कम से कम जो है लिस्टेड कंपनी में 60 डायरेक्टर होने चाहिए। मेरा आर्टिकल कहता है कम से कम 9 डायरेक्टर होने चाहिए। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है? वो कह रहा है कम से कम से, हाँ वो अपनी मतलब उसके लिए अगर 1 या 2 लोग एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं हाँ
ये क्यों नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रही है आपको? ये तुम्हें लग रही है कॉन्ट्रडिक्शन? बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल लग रही है। आपको लग रही है? क्यों नहीं लग रही तुम्हें? मिनिमम उसको 7 की लिमिट दी और हमने मिनिमम 9 की लिमिट दी है, तो हम तो लॉ के अंदर रह के 9 की लिमिट दे रहे हैं ना। मिनिमम अगर हमारे 9 के हो गए तो फिर 9 से कम कोई लॉ थोड़ी ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब है कि 9 से कम नहीं हो सकती। 9 से कम तो हो सकते हैं 7 है ना लॉ के हिसाब से। सही है, सही है। चलें एक आध और ट्राई करते हैं। लॉ कहता है कि 15 दिन के अंदर जो है, चलो वो छोड़ो, लॉ कहता है कि आपका क्या यहाँ, हाँ 120 दिन के अंदर आपको जो है अकाउंट्स देने हैं। 120 दिन के अंदर आपको एजीएम करानी है। चलो अकाउंट्स वाली बात छोड़ो, एजीएम करानी है। मैंने लिखा है अपने आर्टिकल्स में कि 100 दिन के अंदर मैं एजीएम कराऊंगा, 100 से ऊपर नहीं जाऊंगा। बताओ क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? नो सर। तुम बताओ। शायद नहीं। नहीं शायद नहीं, हाँ या ना? नहीं है। क्यों नहीं है? तो 100 कंपनी के लॉ कहते हैं 120, तुम लिखते हो 100, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है? सर लॉ तो 120 दे रहे हैं ना, अब कंपनी की पॉलिसी में बता 100 दिन के अंदर करना है। सही है। तो फिर ये इसमें आपने क्यों कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है? ये भी तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इन दोनों का जवाब बिल्कुल सही था। इन दोनों का जवाब, आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही। आप दोनों ने बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग दी कि लॉ अगर मिनिमम पे लगा रहा है, लॉ ने कहा मिनिमम, अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इससे ऊपर जाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर लॉ मैक्सिमम पे लगा रहा है, क्या इससे ऊपर आपका नहीं हो सकता? अगर उससे ऊपर जाएंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लॉ ने कहा मैक्सिमम 50 होंगे, आप कहो मैक्सिमम 40 होंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर आप कहो मैक्सिमम 55 होंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। आप दोनों का रीजन बिल्कुल सही था। देखो देखिए, बात होती है रीजनिंग। उन दोनों ने एक एक लाइन बोली, प्रॉपर रीजनिंग दी, आप वेवर्ड चले गए। ये चीज हमने सीखनी है, ये चीज हमने सीखनी है। सही है, ये हो गए। प्राइवेट कंपनी में वो क्या कहते हैं, बैक टू टॉपिक, प्राइवेट कंपनी में कहते हैं कि प्राइवेट, अच्छा आर्टिकल मेमोरेंडम में रफ सा एक आइडिया, आप दोनों को तो खैर डायरेक्ट थोड़ा पता होगा, आपको एक थोड़ा सा आगे आइडिया कि आर्टिकल मेमोरेंडम में 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसकी डिटेल हम आगे जाके देखेंगे। आर्टिकल में कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट दैट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द कंपनीज एक्ट। सही है। तो वो कहते हैं प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें आर्टिकल्स के जरिए आप अपने आप पे ये 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें आप अपने आप पे थ्रू योर आर्टिकल ये 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। नंबर 1 की रिस्ट्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम जो आपकी लिमिट होगी मेंबर्स की, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50। नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 होगा आपका कि आप रिस्ट्रिक्शन है आपकी कि आप जो है शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब एक और चीज मैं पूछता हूं, एक और चीज अभी पूछता भी, देखते हैं अंग्रेजी कितनी अच्छी है। नंबर 3 जो है प्रोहिबिट करते हैं, कोई भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं रिस्ट्रिक्शन में और प्रोहिबिशन में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? ऑनलाइन वाले बच्चे भी थोड़ा एक्टिव हो जाए, जवाब दें। सर प्रोहिबिशन का मतलब कि बिल्कुल अलाउ नहीं है, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब है लिमिट, इसके बाद पता है। आप बताएं। रिस्ट्रिक्शन मींस टू सम एक्सटेंट आपने किसी चीज को बड़ा होने से मना कर दिया, प्रोहिबिशन मतलब पूरा ही उसको होने से मना कर दिया। सही है। और प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकते ना। कर ही नहीं सकते आप, ये नहीं, आपने एक लाइन तो बताएं। मतलब रिस्ट्रिक्शन में ये है कि एक सर्टेन लिमिट तक आपको अलाउ है। जैसे शेयर ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शन है तो शेयर ट्रांसफर कर सकते हो आप, लेकिन जो है वो सर्टेन लोगों का वो होगा, उसमें कोई लिमिट सेट हो। सही है। और प्रोहिबिशन नहीं, अभी मैं आपसे अंग्रेजी के एंगल से पूछ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ अंग्रेजी के एंगल से। इसका वो है कि बिल्कुल मना है। बिल्कुल, आप तीनों ने सही कहा है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि एक आप पे बैरियर लगाए, लेकिन मना नहीं है। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको आमदन एम्यूनिशन की आपको अगर जो है एग्जीबिशन करनी है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप नहीं कर सकते जब तक परमिशन ना ले लो। वंस यू टेक द परमिशन, यू आर अलाउड टू कंडक्ट द एग्जीबिशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। दिस इज रिस्ट्रिक्शन। आप कोई भी निकोटीन वगैरह में आप कोई भी कारोबारी कंपनी नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज प्रोहिबिशन।
आप दोनों ने सबने सही जवाब दिया। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल से इसको एलैबोरेट कर दिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। जब गौर सुनिए, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल्स के जरिए 3 रिस्ट्रिक्शन अपने आप पे लगाती है। नंबर 1 क्या, कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं होंगे, बट दोज मेंबर्स डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। मेंबर, एम्प्लॉय नहीं, मेंबर क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे, देखिए आगे इन चीजें लिंक करेंगे। मेंबर क्या होता है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो इनिशियल जो फॉर्मेशन में मुलविस होते हैं। और दूसरे कौन होते हैं मेंबर, जो उसके बाद शेयर होल्डर बने। सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है वो आगे जाके देखेंगे, ताकि अपने टॉपिक से हटिए। सही है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या है, 50 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, बट दोज मेंबर शुड नॉट इंक्लूड द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। नंबर 2 रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि आप शेयर्स को खुल्लम खुल्ला ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या कह रहा है, पढ़ो उसको, क्या कह रहा है बी में, लिमिट द नंबर, सॉरी बी में कह रहा है, सॉरी ए में, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है, अच्छा बी, अच्छा ए और सी को हम साथ समझते हैं। सी में कह रहा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, सही, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक to subscribe for the shares if any or debenture or redeemable capital of the company। क्या मतलब, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, वो कह रहा है कि आप कोई भी खुल्लम खुल्ला जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आपको मना है। आप कोई ब्रोशर, किसी तरह की कोई भी मीडियम यूज करके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते फॉर द सेल ऑफ शेयर्स, सही है। नंबर 2 ये कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन है कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने एक दफा ले लिया तो जब तक कवर में नहीं चले जाते जब तक नहीं बेच सकते। इसका नहीं, लिमिट नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप ओपनली एडवर्टाइज करके नहीं बेच सकते। इसका बैक एंड पे जो मतलब है, जब मैंने ए और सी को साथ पढ़ाया, ओपनली एडवर्टाइज करके इसको नहीं बेच सकते। आपके पास शेयर, आपने कहा मेरे पास शेयर है, मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम खरीद लो। मैंने कहा सही है, अच्छी चलता हो बिजनेस है, मैं खरीद लेता हूँ, हो गया ट्रांसफर। अब ये आप बोले नहीं यार, मैं तो इसको अखबार में इश्तिहार दूंगा, डॉन में मैं ब्रोशर बनाऊंगा, मैं ब्रोशर बना के छापूंगा, उसने पॉइंट सी में मना कर दिया। पॉइंट ए और सी कनेक्टेड है ना, ए और सी कनेक्टेड है। सी में कह रहा है कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते से शेयर वगैरह बेचने की। ए में कह रहा है तुम रिस्ट्रिक्टेड हो कि तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड क्यों हो, क्योंकि तुम ओपनली कोई भी चीज एडवर्टाइज नहीं कर सकते। समझ में आया। प्राइवेट कंपनी क्या है, वो कंपनी है जो आर्टिकल के जरिए अपने 3 रिस्ट्रिक्शन लगाती है। नंबर 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर उसके 50 होंगे। नंबर 2 रिस्ट्रिक्ट है कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। नंबर 3 प्रोहिबिट है कि वो कोई भी जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती फॉर द सेल ऑफ इट्स शेयर, डिवेंचर, रिडीमेबल कैपिटल। आइए इसको एक दफा पढ़ भी लेते हैं। प्राइवेट कंपनी अदर देन अ सिंगल नंबर कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच बाइज आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। रिस्ट्रिक्ट करती है, खुल्लम खुल्ला नहीं पे अपने जो है शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती, अपने शेयर्स को जो है किसी तरह एडवर्टाइज भी नहीं कर सकती। दूसरे में क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 नॉट इंक्लूडिंग पर्संस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो है 50 होंगे, कम से कम नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, कम से कम 2 होते। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर। का कोई भी इन्विटेशन नहीं कर सकते। क्यों मना कर रहा है बेटा, क्यों मना कर रहा है? तो प्राइवेट कंपनी है, उर्दू में ऐसे बोलते घरेलू कंपनी है, बिल्कुल। तो क्या देखो, जब तुमने प्राइवेट किया तो प्राइवेट रखो ना, अगर तुम्हें आवामी करना है तो पब्लिक कर लो। तो लॉ कह रहा है, मैंने मना तो नहीं कह रहा आवामी करने से, जाओ कन्वर्ट करो तो आवामी कर लो। इसमें जब प्राइवेट रखी, प्राइवेट में रहते हुए क्यों आवामी कर रहे हो? लॉजिक है ना, तुमने प्राइवेट रखा तो तुमने हो सकता है फैमिली ओन्ड बिजनेस हो, जो भी है दोस्तों ने मिलकर खोला, कि हमें एतराज नहीं, तुम कन्वर्ट करा लो, तुम कन्वर्ट कर लो, अमेंडमेंट कर लो आर्टिकल मेमोरेंडम के अंदर, कन्वर्ट कर लो, पढ़ लो, जाओ पब्लिक जनरल पब्लिक में जाओ, बढ़ाओ अपने शेयर होल्डर मेंबर बढ़ाओ। Where 2 or more person will one or more shares in a company jointly। अब आपके अब्बा जी ने कहा भाई मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो आप 5 बेटों में जो है 1 लाख शेयर्स अपने जो है वो कर दूंगा, डिवाइड, वो जॉइंट आप लोगों के नाम पे कर दूंगा, जॉइंटली नाम पे कर दूंगा। तो अगर इस तरह का होगा तो ये सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। अगर अब्बा ने सबको अलग अलग दे दिए, 20,000 तुम्हारे, 20,000 तुम्हारे, 20,000 तुम्हारे, तो फिर वो अलग अलग मेंबर सब्र किए जाएंगे। लेकिन अब्बा ने कहा नहीं, मेरे बाद मेरे इन 5 बच्चों के नाम पे शेयर्स होंगे तो 5 बच्चे मिलके एक मेंबर ट्रीट किए जाएंगे। क्लियर है? A private company has to add words private limited at the end of its name। ये हम आगे सेकंड चैप्टर में देखेंगे। प्राइवेट होगी तो क्या ऐड होगा, पैरेंथेसिस कहते हैं इसे, ये ब्रैकेट में जो आता है ना इसे कहते हैं पैरेंथेसिस।
सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही बंदा होता है, यही करता धरता है, यही डायरेक्टर है उसका, यही मेंबर है, सब कुछ यही। सही है। जो सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स हैं जो पहले CFAP में हुआ करते थे, अब इन्होंने CFAP से उड़ा दिए, उसको उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, उड़ा दी, क्योंकि आप लोग जो है इंशाल्लाह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो गए, सिंगल मेंबर कंपनी में तो काम नहीं करोगे। वैसे मैं आप लोगों की फॉर योर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बताऊं, खादी जो ब्रांड है, जो कंपनी है, खादी इज अ सिंगल मेंबर कंपनी। खादी जो है, खादी का अगर आप वेबसाइट पे आएंगे, लिखा होगा उसमें खादी SMC प्राइवेट लिमिटेड, सारे शेयर्स एक ही किसी बंदा है उसके नाम पे होंगे, बंदा या बंदी जो भी है पीछे। It is a company which consists of a single member who is also the director of the company. In these companies, SMC Private Limited is added to the name of the company. सही है, सही है। पब्लिक कंपनी, आइए अब ये पब्लिक कंपनी देखते हैं, इसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। यहाँ तक फिर आप पढ़ के आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे क्लास रखेंगे, फिर में ब्रेक करेंगे एक, और चैप्टर को फिनिश करेंगे, ताकि फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है पास पेपर करके आए। नेक्स्ट क्लास अभी हमारी मोस्ट प्रोबेबली आज का ट्यूसडे, थर्सडे को होगी, थर्सडे के बाद फिर सैटरडे को होगी। तो सैटरडे वाली क्लास में फिर आप इंशाल्लाह इसको पास पेपर को आप लोग करके आएंगे, फिर हम पास पेपर आप लोगों के साथ करेंगे। थर्ड क्लास में हम पास पेपर के साथ फिर जो है एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। 3-4 चैप्टर हमारे सेकंड चैप्टर में लगेंगे, 3-4 क्लासेस। उसके बाद जो होगा वो हमारा मेन पास पेपर का सेशन होगा, जो कि चैप्टर नंबर 2 का होगा। क्या कह रहा है जी? पब्लिक कंपनी में कह रहा है मीन्स द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बात हुई? तो अजीब सी बात हुई ना। प्राइवेट कंपनी क्या कह रहा है, पब्लिक कंपनी बोली कि प्राइवेट नहीं है, ये क्या फालतू सी बात है? जो प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन है तो वो नहीं है, पब्लिक कंपनी के 2 टाइप से बनी है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वो ये कह रहा है कि देखो, उसने कहा मैं पब्लिक को क्यों दोबारा डिफाइन करूं, मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी प्राइवेट वाली कि 3 रिस्ट्रिक्शन लगा दो तो प्राइवेट है। क्या जिसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो पब्लिक है? मतलब क्या, उसके आर्टिकल में कोई लिमिट ऑफ मेंबर्स नहीं होगा, उसके आर्टिकल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी टू ट्रांसफर द शेयर, उसके आर्टिकल में कोई प्रोहिबिशन का वर्ड नहीं आ रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब भी लिख सकते हैं ना कि पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में? नहीं, वो नहीं। आप, मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं आप हेडिंग डालेंगे इसके आर्टिकल में ये चीज़ें नहीं होंगी, नहीं यूँ नहीं लिखें, सिंगल लाइन डेफिनेशन मिलेगा, ये सब लिख देंगे। नहीं, वो जरूरत नहीं, वो इस तरह से पूछेगा भी नहीं, आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि आप इस तरह लिखें। अच्छा, अब कह रहे हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। सही है। देखो, पब्लिक लिस्टेड और अनलिस्टेड का फर्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड? ज़्यादा इंटरेस्ट मत लेना इसमें, वरना फिर तुम लोग अपना भी टाइम ज़ाया करोगे और मेरा भी। ये स्टॉक एक्सचेंज का वर्ड इसके अंदर आता है, बच्चे भी पूछते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या है। कहाँ पढ़े? हाँ, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सही। देखिए, लिस्टेड और अनलिस्टेड में सिर्फ एक ही फैक्टर का फर्क है, जो कि है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज अ मीडियम जो कि कनेक्ट करता है, ब्रिज करता है इन्वेस्टर को कंपनी से। कंपनी जाती है, बोलती है भाई मैं, अच्छा इत्तेफाक से मैंने इसका ऑडिट भी किया हुआ है, ऑडिट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है, कंपनी बोलती है भाई देखो मुझे पैसा, देखो अच्छा चलो इससे पीछे जाते हैं, ये शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी के पास 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? लोन। सही है, लोन हुआ ना। नंबर 2 क्या होता है उसके पास? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में 2 हो जाते हैं, या तो आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को बोलो भाई दो पैसे दो। सही है, एग्जिस्टिंग मेंबर को बोलो भाई, जैसे यहाँ की तो प्राइवेट कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी 10 मेंबर हैं, उसने बोला लाओ भाई पैसे दो, जरूरत है प्लांट लगाना है। या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, क्या आप बोलें आप जाएं नई मार्केट में, न्यू मार्केट में जाएं आप और जो है अपने आप को लिस्टेड करवाएं। जब आप ये वाला ऑप्शन, आपने ये नंबर 1 ऑप्शन ये रहा, नंबर 2 ये रहा, आपने इसको कर दिया क्रॉस, आपने बोला नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, हम सूदी कारोबार नहीं करते। सही है। फिर आपने ये इन्वेस्टमेंट में आपने बोला एग्जिस्टिंग मेंबर मना कर रहे हैं पैसे देने से, अब क्या बची आपके पास? लिस्ट करा लें अपने आप को। सॉरी, मैंने काट दी, ये आपका ऑप्शन आपके पास बच गया। जब ये आप इरादा कर लें, इसकी शर्त क्या होती है कि आपकी कंपनी को पब्लिक कंपनी होना पड़ता है। पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, समझो अनलिस्टेड है।
लिस्टेड कब होती है? उसको पैसों की जरूरत होती है, वो पब्लिक को अप्रोच करती है कि लाओ मुझे पैसा दो, मुझे ये काम करना है। मैटको जब लिस्ट हुई थी, मैटको को एक प्लांट लगाना था, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैटको MATCO, तो उनको एक प्लांट लगाना था। उन्होंने 727 मिलियन रुपए उन्होंने रेज करे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मतलब पब्लिक कंपनी बाय डिफॉल्ट अनलिस्टेड होती है। बाय डिफॉल्ट अनलिस्टेड। एक्सीलेंट। जब तक लिस्ट नहीं हो पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड ही रहती है। पब्लिक कंपनी बनती ही अनलिस्टेड है। लिस्टेड तो उसकी एक फॉर्म हो गई ना, भाई आपको पैसों की जरूरत है, आपने कहा चलो भाई पब्लिक के पास चले जाओ, लिस्टेड कंपनी हो गई। अनलिस्टेड क्या है? पब्लिक के पास नहीं गया, अनलिस्टेड है। उसकी इनकॉर्पोरेशन सेम है, उसका आर्टिकल सेम है, उसका मेमोरेंडम सेम है, कोई चेंजेस नहीं। उसमें भी लिमिटेड का वर्ड आता है। मिसाल के तौर पे एंग्रो लिस्टेड कंपनी है, एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये लिस्टेड थी तब भी, लिस्टेड या अनलिस्टेड थी तब भी इसका ये नाम था, आज लिस्टेड है, आज भी यही नाम है, उसको लिखने में कोई फर्क नहीं आता। सही है। तो आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मीडिया में जो कनेक्ट करता है इन्वेस्टर को टू कंपनी, सही है। ये आपका जो है लिस्टिंग और अनलिस्टिंग का डिफरेंस है। लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू गो फॉर लिस्टिंग, लेकिन अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी हैज टू फर्स्ट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, देन इट हैज टू गो फॉर लिस्टिंग। पब्लिक लिस्टेड से पब्लिक अनलिस्टेड जा सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है। यूनिलीवर डीलिस्ट हुई थी, मैंने ऑडिट किया था उसका उस टाइम पे। बस उनकी मर्जी में ग्लोबल डिसीजन हो गया, उन्होंने पाकिस्तान में बोला कि वो खत्म करो, लिस्टिंग खत्म। और यूनिलीवर एग्जिस्ट करती है लेकिन उन्होंने लिस्टिंग खत्म करा दी, डिलिस्ट हो गई। अभी भी वो पब्लिक है मगर अनलिस्टेड। हाँ अनलिस्टेड है, लिस्टिंग कराई थी, अनलिस्ट करा ली उसने, डीलिस्ट करा ली। नहीं हो सकती, अब खत्म हो गया, हट गया ना, वो बाहर आ गया, मार्केट से बाहर आ गया। पाकिस्तान में बाकी जगहों पे कहीं क्या हो सकता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने हो, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में फिर उन्होंने न्यूयॉर्क की कंपनी ने कराई होगी ना, जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट होगी वो तो उसने तो नहीं कराएगी ना। क्लियर है। लिस्टेड अनलिस्टेड का फर्क सिर्फ ये है, देखो लिस्टेड कंपनी हैज टू बी अ पब्लिक कंपनी। If you are a public company, you can go for listing. When you are formed as a public company, it means you are unlisted by default. ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कंपनी जैसी बनी आपने पैसा उठा लिया, ऐसा नहीं होता। आप कंपनी बनते हैं, आप रन करते हैं बिजनेस। स्टॉक एक्सचेंज की भी अपनी रिक्वायरमेंट है कि इतने साल आपको बिजनेस में हो गया, आपका इतना प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं 10 साल से लॉसेज हो रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज को बोलो लिस्ट कर दो। सही है। आइए इसको रीड करते हैं, फिर जो है हम क्लास को ऑफ कर देते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कह रहा मीन्स अ पब्लिक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझे बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर एंटिटी हुज सिक्योरिटीज एंड शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे जो आप लॉ जो है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन देता है, सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स। सही है। पब्लिक अनलिस्टेड में कहता है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैव नॉट made an offer of their shares to the general public, hence their shares are not traded on the stock exchange। क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड हुआ है जो अभी तक लिस्ट नहीं। अदर वर्ड वो ये कह रहा है ये वो कंपनी जो कि अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी however is entitled to make an offer to the general public, कभी भी चाहे तो जा सकती है। देखो पब्लिक अनलिस्टेड ही तो जाती है जो कि लिस्टेड हो जाती है, प्राइवेट तो नहीं होती ना लिस्ट, पब्लिक अनलिस्टेड ही तो होती है जो है लिस्ट होती है। तो वो कह रहा है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के पास is entitled to make an offer to the general public as and when it thinks fit, unlike private companies which are forbidden to invite subscription from general public। क्यों लिखा है प्राइवेट कंपनी forbidden है? क्यों कन्वर्ट होना पड़ेगा? नहीं, क्यों प्राइवेट कंपनी क्यों कह रहा है? प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल में आपने लिख दिया रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, प्रोहिबिशन ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो कह रहा आप कैसे जनरल पब्लिक में जा सकते हैं जब वहां आपने अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं? तो लॉजिक देखो, मन तक ये नहीं कि वो प्राइवेट तो कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो कन्वर्ट क्यों होना पड़ेगा? कन्वर्ट इससे होना पड़ेगा कि आपने अपने ऊपर ही रुकावटें लगाई हैं। वो रुकावटें पहले बैरियर्स को आप खत्म करेंगे थ्रू अमेंडमेंट इन योर मेंबर आर्टिकल्स, फिर आप जो है जाएंगे पब्लिक अनलिस्टेड बन के, फिर आप लिस्टिंग पे जाएंगे। मैटको भी प्राइवेट लिमिटेड थी, उन्होंने प्राइवेट से पहले पब्लिक में अपने को कन्वर्ट कराया, फिर पब्लिक से फिर वो जाके लिस्टिंग में गए। नाम पे फर्क होता है, प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड आता है, पब्लिक हाँ पब्लिक में सिर्फ लिमिटेड होता है, लिस्टेड और अनलिस्टेड हो। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इसको सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल टाइम पे आइएगा। अब हम इंशाल्लाह इसको जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर को एंड किया जाए। अगर नहीं भी एंड हुआ
तो जो है अगर ये पेज नंबर 7 तक भी हो गया तो यहाँ तक भी पास पेपर हो जाएंगी। ये जब डेफिनेशन रजिस्ट्रार वगैरह की ये सब बिल्कुल बेकार सी हैं, लॉ कोर्स का हिस्सा है लेकिन बिल्कुल बेकार है, कभी भी टेस्ट नहीं हुई और ना ही कभी टेस्ट होंगी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।